everyone, welcome to my channel Humanities with NCRTs. How are you all? I am Ashi, and today in this video we are going to understand our very first chapter of the political theory book, that is called Political Theory and Introduction. देखो, चैप्टर का नाम एज वेल एज बुक का नाम दोनों सेम है, तो आपको लग रहा होगा कि व्हाट इज दिस, बट just to be very insightful, we have to understand an introduction to this whole book, है ना. Like this whole book talks about only theories. There are no facts and figures. हाँ, कुछ मिल सकते हैं, but just जो भी है इस बुक का वो सिर्फ और सिर्फ theories and concepts as well as ideologies पे based है. अगर देखा जाए तो हमने पिछले चैप्टर्स यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ वाले चैप्टर में थोड़ा सा फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ा था, है ना. याद करो कौन सी आइडेंटिटीज़ थी वो. यस, दे वर फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, सोशलिज्म, फ्रेटर्निटी एंड सो ऑन, है ना. अब इन्हीं सारे आइडियल्स को हम डिटेल में चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे एंड ट्रस्ट मी, यू आर गोना गेट सो इंसाइटफुल. आपको लगेगा कि सच में एक बात के इतने एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, लाइक एक बात के कितने पहलू हो सकते हैं. So this is how we're gonna get into the chapter. So this chapter is basically just an introduction to your whole book. So let's see what is the importance of political theory. ठीक है, चलो. So let's quickly get into the introduction of this chapter. Human beings are unique in two respects. They possess reason and the ability to reflect on their actions. अब देखो, आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ ह्यूमन बींग्स की क्यों बात हो रही है. Just because we are talking about theory, we are talking about thinking. और वो थिंकिंग का ओरिजिन अगर देखा जाए तो ह्यूमन बींग्स ही हैं. क्यों? क्योंकि ह्यूमन बींग्स ओनली हैव दिस कैपेसिटी टू थिंक एंड रीजन. ठीक है, थिंक कोई और भी स्पेशली कर लेता होगा, रीजनिंग भी मैं भी दे लेता होगा, हम किसी के मन की बात नहीं जानते, बट जस्ट बिकॉज दे आर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बींग्स हियर. तो इसीलिए यहाँ बोला गया है कि ह्यूमन बींग्स आर यूनिक, दे आर वेरी यूनिक इन टू रेस्पेक्ट्स. दे possess रीजन as well as the ability to reflect on their actions. क्योंकि जब तक रीजनिंग नहीं आएगी, जब तक थिंकिंग नहीं आएगी, तब तक हम लोग अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. एवरी एक्शन हैज़ obviously a thinking as well. They also have the capacity to use language and communicate with each other. ठीक है. Unlike other species, they can express their innermost thoughts as well as desires. ठीक है, unlike other species, क्योंकि और भी किसी स्पेशीज के बाद स्पेशीज के पास ये एबिलिटी नहीं होती है कि वो अपने थॉट्स, अपने डिज़ायर्स, अपने इनरमोस्ट थिंकिंग को एक्सप्रेस कर सके थ्रू वर्ड्स. एंड दिस इज़ वॉट द कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स आर, एंड दिस इज़ वेरी यूनिक, क्योंकि उन्हीं के पास ये कैपेबिलिटी है कि उनके अंदर जो भी कुछ चल रहा है वो शब्दों के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं. एंड दिस इज़ वॉट इज़ द यूनिक थिंग. दे कैन शेयर देयर आइडियाज़ एंड डिस्कस वॉट दे कंसिडर टू बी गुड एंड डिज़ायरेबल. वो अपनी अपनी थिंकिंग शेयर कर सकते हैं. अब यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, दैट इज़ कॉल्ड पॉलिटिकल थियोरी हैज़ इट्स रूट्स इन दीज ट्विन एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन सेल्फ. ठीक है, अभी हमें पता नहीं है कि क्या है पॉलिटिकल थ्योरी, बट जस्ट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल थ्योरी ओनली, तो हम यहाँ पे ह्यूमन की बात क्यों की है? इसीलिए की है क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी के ओरिजिन में इन्हीं दो एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन का हाथ है. एंड वो कैसे है, क्या है, वो हमें आगे पता चलेगा. बेसिकली हमने यहाँ से इतना ही डिसाइफर किया कि येस, human beings have the capability to possess reasoning and thinking and to express those thoughts as well as those thinking in the form of language and communication. And that is why we have this term called political theory. तो आगे कैसे चीज़ें wind up होती हैं, let's get into that. It analyzes certain basic questions. अब कुछ questions दिए हुए हैं, let us just read that. How should the society be organized? Why do we need government? What is the best form of government? Does law limit our freedom? What does the state owe a citizen? What do we owe each other as citizens? देखो, ये सब थॉट्स, ये सब क्वेश्चंस काफ़ी इंसाइटफुल हैं, क्योंकि डायरेक्टली अगर हम एक दूसरे से पूछें तो मे बी सेम आंसर ना मिले, यू नो, कंसेप्चुअल आंसर्स मिले, रीजनिंग डिफरेंट लॉजिक के साथ हमें आंसर्स मिले. दैट इज़ वाई वी आर टॉकिंग अबाउट सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. क्या कि सोसाइटी कैसे ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हमें रखना चाहिए, है ना. वाई डू वी नीड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की ज़रूरत ही क्यों है, बेस्ट फॉर्म कौन सा है गवर्नमेंट का, क्या लॉ हमारी फ्रीडम को लिमिट करती है. जस्ट बिकॉज एक क्वेश्चन बन सकता है कि अगर हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं तो ये ऐसा नहीं है कि ये हमारी आज़ादी पर रोक है कि यार मैं तो रिस्ट्रिक्टेड हूँ, यार दिस इज़ माई कॉन्स्टेंट एंड ऑल ऑफ दैट. तो उस पर भी वी हैव टू थिंक अपॉन.
व्हाट डज द स्टेट ओ इज सिटीजन, ओ इन द सेंस कि यू नो कि क्या फुलफिल करना चाहता है स्टेट अपने सिटीजन्स के लिए, क्या फुलफिल करना चाहिए, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट्स टू इट्स सिटीजन्स, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ ईच अदर एज अ सिटीजन. सो दिस इज व्हाट वी गेट टू think about. Political theory examines questions of this kind and systematically thinks about the values that inform political life. ठीक है, बताइए हमने क्या कि freedom, equality, justice. It explains the meanings and significance of these and other related concepts. तो वही बता रहा है कि political theory है क्या. What does political theory talk about? It talks about those values that shape our life. अगर आप imagine करो, अगर आपकी लाइफ में freedom ना हो, है ना, आपको आज़ादी ना हो कुछ भी करने की, या फिर आपकी लाइफ में कोई इक्वलिटी जैसा ना हो, हर जगह डिस्क्रिमिनेशन, या फिर आपको जस्टिस ना मिले, सो जस्ट इमेजिन, है ना. इट एक्सप्लेन्स द मीनिंग्स एंड सिग्निफिकेंस, कितना सिग्निफिकेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है. दिस इज वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑफ दीज एंड अदर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स. इट क्लैरिफाइज द एग्जिस्टिंग डेफिनेशंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट बाय फोकसिंग ऑन सम मेजर पॉलिटिकल थिंकर्स ऑफ द पास्ट एंड द प्रेजेंट. क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल थिंकर्स कुछ कुछ ऐसे हैं जो कितने फेमस हैं, लाइक रूजियो हो गए, एरिस्टोटल हो गए, प्लेटो हो गए, सोक्रेट्स होंगे, इवन महात्मा गांधी एज वेल. इतने थिंकर्स हैं हमारे पास कि उनकी थिंकिंग के अनुसार वी हैव बिन चेंजिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग आवर पॉलिटिकल थिंकिंग एंड द फंडामेंटल आइडियाज. ठीक है, of the past as well as the present. It also examines the extent to which freedom or equality are actually present in the institutions that we participate in every day, such as schools, shops, bus, trains, government offices. ये भी बताता है कि जो भी आइडियल हम जिनके भी बारे में बात करते हैं, लाइक फ्रीडम है, इक्वलिटी है, क्या ये एक्चुअली इन प्रेजेंट डे, इन ग्राउंड रियलिटी हमारे पास हैं इन द इंस्टीट्यूशंस, लाइक स्कूल हो गया या शॉप हो गई या बस हो गया या ट्रेन हो गया, है हमारे पास. तो उसका भी आंसर हमें सब्सिक्वेंटली मिलता जाएगा. एट एन एडवांस लेवल इट लुक्स एट वेदर एग्जिस्टिंग डेफिनेशंस आर एडिक्वेट and how existing institutions like government and bureaucracy and policy practices must be modified to become more democratic. Very important. मतलब political theory पढ़ने से हमें मिलेगा क्या? This we also should understand कि what is the importance of political theory. It is just because फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो इंडिविजुअलाइज्ड वे में देखा जाए तो हमें इंसाइट मिलेगा कि हाँ ये वैल्यूज़ क्या हैं और ये वैल्यूज़ की इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है. अगर हमें स्कूल में इक्वलिटी मिल रही है कि नहीं, हमारे घर में मिल रही है कि नहीं, हमारे कोई भी इंस्टीट्यूशन लाइक बस, ट्रेन या सो ऑन एंड सो फोर्थ यहाँ मिल रही है, तो ये तो एक तो पर्सन टू पर्सन हो गया. बट इट ऑल्सो फोकसेज अपॉन द गवर्नमेंट एज वेल, कि गवर्नमेंट वो सारे मेजर्स ले रही है, हमारे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम वो सारे मेजर्स ले रहे हैं कि हमें इक्वलिटी, फ्रीडम ये सब इंश्योर करें. सो दिस इज व्हाट द ट्विन एस्पेक्ट्स ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी सेज अबाउट. क्या कि एट एन एडवांस लेवल अगर बात की जाए तो एग्जिस्टिंग डेफिनेशंस एडिक्वेट है भी या नहीं, कि हमने मान लो इक्वलिटी का हमें एक ही डेफिनेशन पता है कि एवरीथिंग शुड बी इक्वल, बट हमें क्या उसका ये डायमेंशन पता है कि हाँ कभी कभी अगर डिसएडवांटेज्ड पीपल हो गए तो उन्हें थोड़े से स्पेशल प्रोविजंस दे सकते हैं. अभी नहीं समझ में आ रहा होगा बट आगे वी विल टॉक अबाउट इट. ठीक है, सो हमने जो पहले से ही कंसेप्शन बनाया हुआ है इक्वलिटी के लिए, फ्रीडम के लिए, तो क्या वो एडिक्वेट है कि हमें आगे चल के और उसमें सुधार करना है. तो उन सब के बारे में हमें तभी पता चलेगा जब हम पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ेंगे. द ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इज टू ट्रेन सिटीजन्स टू थिंक रैशनली अबाउट पॉलिटिकल क्वेश्चंस एंड एक्सेस करेक्टली द पॉलिटिकल इवेंट्स ऑफ आवर टाइम. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव बेसिकली यही है कि हम अपने आसपास की चीज़ों से अवेयर रहें. हम अपने आसपास सिर्फ और सिर्फ हम पॉलिटिकल एंगल की बात नहीं कर रहे कि हमें पॉलिटिक्स में घुसना है, नहीं. पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल थ्योरी अगर देखा जाए तो वो हमारी खुद की लाइफ में भी एप्लीकेबल है. क्यों आपको इक्वलिटी नहीं चाहिए, क्यों आपको फ्रीडम नहीं चाहिए? येस, यू वांट इट. सो दैट इज़ व्हाई वी नीड टू स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी. सो यही बता रहा है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इज टू ट्रेन सिटीजन बाय सिटीजन. सबको पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में कि आप रैशनल थिंकिंग करें. रैशनल इन द सेंस यू कैन से लॉजिकल थिंकिंग. ठीक है, very precisive thinking. So political theory talks about being rational as well as logical as well as practical regarding things. About political questions आप इन्हीं क्वेश्चन से रिलेट कर सकते हो जो अभी हमने पढ़ा ऊपर. दैट इज, डज द लॉ लिमिट आवर फ्रीडम, व्हाट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. देखो
हमारी तरफ से तो हमने जो भी पॉसिबल आंसर्स बनाने हैं हम बना सकते हैं सिंपली। हम येस में भी आंसर कर सकते हैं, नो में भी आंसर कर सकते हैं, बट क्या हमें उसकी एग्जैक्ट रीजनिंग पता है? रीजनिंग इन द सेंस क्या हम उसका पर्टिकुलरली रीज़न दे सकते हैं कि हाँ मैं ऐसा बोल रही हूँ तो मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ? नहीं, कभी कभी वी जस्ट फॉल so much confused about what actually to answer. So that is why political theory is needed, such that we can defend our answers, we can do the rational thinking about political questions and assess correctly the political events of our time. ठीक है, तो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है ताकि हम उसको एसेस कर सकें, हम उसको एक्चुअली बता सकें कि क्या ये सही है या फिर गलत है, और सही गलत बताने के साथ साथ हम ये भी बता सकें कि ये क्यों सही है और क्यों गलत है। तो इन अ नटशेल अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल थ्योरी जस्ट टॉक्स अबाउट बीइंग रैशनल, being logical, being practical, as well as being pragmatic regarding whatever is happening around the world. ठीक है, अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इज टू ट्रेन सिटीजन टू थिंक रैशनली। थिंक रैशनली तो समझ में आ गया कि लॉजिकल थिंकिंग चाहिए। अबाउट पॉलिटिकल क्वेश्चंस इन द सेंस ये क्वेश्चंस देख लो कि विच इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डज द लॉ लिमिट आवर फ्रीडम एंड सो ऑन। ठीक है, ये सब पॉलिटिकल क्वेश्चंस हो गए। एंड एसेस करेक्टली द पॉलिटिकल इवेंट्स ऑफ आवर टाइम। ठीक है, हमें पता है कि हमारे साथ ये हो रहा है, दुनिया में दीज थिंग्स आर हैपनिंग, बट वी कैन जस्ट ओनली गिव आर ओपिनियन। ठीक है, इन येस और नो कि हाँ ऐसा होना चाहिए या फिर वैसा होना चाहिए, बट कैन वी डिफेंड आर ओपिनियन विद अ रीज़न? कई बार ऐसा होता है कि वी लैक रीज़न, वी लैक द एग्जैक्ट रीज़न विच इज़ बिहाइंड इट। हमें पता नहीं होता कि क्यों ऐसा सही है, तो वो क्यों जानने के लिए वी हैव टू रीड द पॉलिटिकल थ्योरी। आई नो थिंग्स माइट बी गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू जस्ट बिकॉज ये चीज़ें बहुत 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 कंसेप्चुअल हैं, बहुत आइडियोलॉजिकल है, इसमें कुछ भी फैक्ट फिगर नहीं है, कुछ भी फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, जस्ट बिकॉज यू जस्ट हैव टू डू योर थिंकिंग। ठीक है, तो वी विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, एंड ट्रस्ट मी आफ्टरवर्ड्स इफ यू रीड द एनसीईआरटी बाय योर ओन you will be going to get it. Now, what is called politics? Okay, you would have noticed that people have different ideas about what politics is. सबके पास अलग अलग opinions हैं. Political leaders and persons who contest elections and hold political office may argue that it is a kind of public service. देखो, अब जितने अलग अलग टाइप के लोग हैं इंडिया में या फिर कहीं पे भी, जितने भी अलग अलग टाइप के प्रोफेशन वाले लोग हैं या फिर कोई किसी की थिंकिंग अलग है या एबिलिटी अलग है, सबके पास अपने अपने ओपिनियंस होंगे रिगार्डिंग व्हाट पॉलिटिक्स इज। तो अगर किसी पॉलिटिकल लीडर की बात कर ली जाए या फिर पर्सन की बात कर ली जाए जो पॉलिटिक्स से थोड़ा अफिलिएटेड है, सॉर्ट ऑफ लाइक जो इलेक्शंस लड़ता है या कैंडिडेट है या जो भी है, ठीक है, जिनका खुद का ऑफिस है, कोई मिनिस्टर है, तो वो बस यही बोलेगा कि हाँ पॉलिटिक्स तो पब्लिक सर्विस है, वी आर सिविल सर्वेंट्स एंड वी आर सर्विंग द पब्लिक, सो दिस इज अ काइंड ऑफ पब्लिक सर्विस, पॉलिटिक्स यही होती है। तो एक तो परसेप्शन ये निकल के आ गया। सम अदर्स एसोसिएटेड विद मैनिपुलेशन एंड इंट्रिग्यू अंडरटेकिंग टू परस्यू एम्बिशंस दैट सेटिस्फाई वांट। अब कुछ लोग का क्या है कि बहुत ही नेगेटिव रिस्पॉन्स आ सकता है, क्या कि इट इज़ अ काइंड ऑफ मैनिपुलेटिंग थिंग्स, क्या कि किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए चीज़ें होती हैं, बस इज़ फॉर मॉनेटरी पर्पस, फाइनेंशियल पर्पस, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए होता है, या फिर इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ थिंग दैट बिट्रेज, या फिर जो भी नेगेटिव परसेप्शन हो। ठीक है, इट इज़ जस्ट फॉर द पीपल हु वांट टू सेटिस्फाई देयर ओन वांट्स एंड द ओन इंटरेस्ट्स। ठीक है, तो सेल्फिश नेचर से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं पॉलिटिक्स को। तो ये मिल गया हमें दूसरा डायमेंशन। अ फ्यू थिंक ऑफ पॉलिटिक्स एज व्हाट पॉलिटिशियंस डू if they see politicians defecting from parties, making false promises and tall claims, manipulating different sections and pursuing personal or group interests ruthlessly, and in worst cases stooping to crime. They link politics with scams. Okay, so here it is talking that अगर कोई भी मैनिपुलेशन होता है या फिर किसी भी पॉलिटिकल लीडर, जो भी मिनिस्टर पॉलिटिकल ऑफिस को होल्ड करता है, उसके द्वारा कभी कभी कुछ मैनिपुलेशन स्कीम्स भी चलती हैं, लाइक ट्रिकरीज जिसको बोलते हैं, या फिर कॉन्स्पिरेसी होती है जस्ट फॉर द मॉनेटरी एंड द फाइनेंशियल पर्पसेस। तो उस टाइम पे लोग पॉलिटिक्स को एज अ स्कैम रिलेट करते हैं, जस्ट बिकॉज उस टाइम पर उन्हें बस ये फेथ होता है पॉलिटिक्स पर कि हाँ इट इज़ अ फ्रॉड, नथिंग एल्स, इट इज़ जस्ट नेगेटिव, इट इज़ ऑल नेगेटिव, है ना। सो प्रिवलेंट इज दिस वे ऑफ थिंकिंग दैट व्हेन वी सी पीपल इन डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ ट्राइंग to promote their interests by any means possible, we say that they are playing politics.
ठीक है। तो जब भी हम देखते हैं कि हाँ पीपल दे आर एक्चुअली प्रमोटिंग देयर मीन्स, दे आर एक्चुअली जस्ट डूइंग थिंग्स फॉर देम देयर ओन सेल्फ, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए, या फिर सिर्फ और सिर्फ अपनी खुद की इंटरेस्ट के लिए, या फिर सिर्फ और सिर्फ अपनी पावर को बढ़ाने के लिए वो लोग पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि नहीं, दिस इज़ नेगेटिव एंड दे आर प्लेइंग पॉलिटिक्स। तो हम उस टाइम जो प्लेइंग पॉलिटिक्स वाला शब्द यहाँ पर आया है, आई मीन दिस इज अ फ्रेज, तो वो होता है उस टाइम पर नेगेटिव। उस टाइम पर हम ये नहीं बोलते हैं कि पॉलिटिक्स इज अ काइंड ऑफ पब्लिक सर्विस या फिर पॉलिटिक्स एक पॉजिटिव थिंग है, नहीं। उस टाइम पर हम सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेशन के नाम से ये बोलते हैं कि येस दे आर प्लेइंग पॉलिटिक्स इन अ नेगेटिव वे। एंड इवन इफ वी सी यू नो इन स्कूल्स या फिर कहीं किसी भी इंस्टीट्यूशंस पे या फिर हमारे घर में ही, समटाइम्स वी जस्ट डिनोट समवन जो कि गलत कुछ कर रहा है, उसको हम बोल देते हैं कि अरे ये तो पॉलिटिक्स खेल रहा है। समझ रहे हो आप? सो दिस इज हाउ वी इंटरप्रेट डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ पॉलिटिक्स इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। ठीक है, इट इज़ ऑल यू नो व्हाट कि इट इज़ ऑल रिलेटेड अपॉन द कंटेक्स्ट, कि आप कौन सा कंटेक्स्ट देख रहे हो। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि पॉलिटिक्स को हम कभी कभी पब्लिक सर्विस से रिलेट करते हैं, बट अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम उसका टोटली नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं, दैट इज मैनिपुलेटिंग एंड प्लेइंग पॉलिटिक्स। ठीक, if we see a cricketer manipulating to stay in the team, or a fellow student trying to use his father's position, or a colleague in office mindlessly agreeing with the boss, we say he or she is playing dirty politics. Okay, so इन सारे इंस्टेंसेस में लाइक कभी कभी लाइक क्रिकेटर ही है, वो कुछ ट्रिकी खेल रहा है कि वो टीम में रह सके, या फिर कोई स्टूडेंट ही है वो अपने फादर की पोजीशन का फ़ायदा उठा रहा है, या फिर कोई कलीग है ऑफिस में जो कि सिर्फ और सिर्फ एग्री कर रहा है बॉस के लिए जस्ट बिकॉज ही वांट टू स्टे विद हिम, या फिर ही वांट टू स्टे इन दैट ऑफिस फॉर हिज पर्सनल इंटरेस्ट। तो जहाँ पर्सनल इंटरेस्ट आ जाता है वहाँ हम बोलते हैं कि नहीं, ये तो पॉलिटिक्स खेल रहा है, दिस इज डर्टी पॉलिटिक्स। Disillusioned by such pursuits of selfishness, this is called selfishness, this is called self-interest, ठीक है, personal motive, we despair of politics। ठीक, we despair of politics, despair मतलब we are very saddened by such kind of reality, harsh reality, we say I am not interested in politics, that's why some people say कि मुझे politics में नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि एक mindset बन गया है, एक prejudice बन गया है कि yes politics is negative, इट इज़ अ काइंड ऑफ प्लेइंग पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुकी हैं इन अ नेगेटिव सेंस, जिसको नोटोरियस बोलते हैं। ठीक है, so that is why people are not interested generally in the politics, or that I am going to stay away from politics, मुझे ये सब में नहीं पढ़ना है। It is not only ordinary people who despair of politics, even businessmen and entrepreneurs routinely blame politics for their woes, even as they benefit from and fund various political parties। Sometimes ऐसा कुछ हो सकता है कि ठीक है ordinary people तो ठीक है, अगर आम जनता है, नॉर्मल ऑडियंस है, पब्लिक है, तो ये लोग पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहेंगे ऑब्वियसली, लाइक हम लोग की भी बात करो। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द पर्सन हु आर एक्चुअली रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, लाइक बिजनेसमैन हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गए, दे रूटिनली ब्लेम पॉलिटिक्स क्योंकि दे आर टायर्ड ऑफ सच नेगेटिव थिंग्स। दैट इज़ वाई इवन इफ दे बेनिफिट फ्रॉम सच थिंग्स, दे आर लाइक कि नहीं, मुझे अब नहीं पढ़ना ये सब में, आई वॉन्ट टू स्टे अवे फ्रॉम इट। Cinema stars also complain of politics, though they seem to be adept at the game once they join it। अब कभी कभी कुछ लोग ऊपर से ही दे आर जस्ट लाइक नहीं, मुझे नहीं रहना है, आई वॉन्ट टू स्टे अवे फ्रॉम दिस, बट इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे दे जस्ट जॉइन इट, दे आर जस्ट अडेप्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा कुशल है वो लोग, या फिर बहुत ही ज़्यादा वो लोग इंटरेस्टेड हैं एट द एंड ऑफ द डे टू जॉइन ओनली पॉलिटिक्स। ठीक है, तो कौन क्या कर दे कभी भी कुछ पता नहीं रहता। ठीक, We are thus confronted with conflicting images of politics। हमने पढ़ा शुरू में ही, हमने देखा कि इट इज़ अ काइंड ऑफ पब्लिक सर्विस, फिर वो कब मैनिपुलेशन में बदल गया, कब डर्टी पॉलिटिक्स में बदल गया, वी हैव सीन इट। इज पॉलिटिक्स एज एन अनडिजायरेबल एक्टिविटी दैट वी शुड स्टे अवे फ्रॉम एंड गेट रेड ऑफ, मतलब कि पॉलिटिक्स इतना ही अनडिजायरेबल है, इतना ही नेगेटिव है कि हमें बाहर ही रहना चाहिए पॉलिटिक्स से, और इज इट अ वर्थ वाइल एक्टिविटी which we must engage with in order to make a better world। तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस आ सकते हैं कि हाँ ठीक है पॉलिटिक्स बेकार होगा तो क्या हमें उससे अलग ही रहना चाहिए, या फिर दूसरी बात कि नहीं वर्थ तो है, भले हम अलग रहना चाहते हो, बट अगर हम उसमें एंटर करेंगे पॉलिटिक्स में तो वी कैन डेफिनेटली मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। ठीक है, अब तो क्या है उसके अदर साइड्स क्या है, लेट अस जस्ट गेट इनटू दैट। It is unfortunate that politics has come to be associated with the pursuit of self-interest by any and every method। हम लोग अगर देखा जाए ओवर एंड ऑल
कौन सी इमेज है पॉलिटिक्स की हमारे माइंड में? पब्लिक इंटरेस्ट से ज़्यादा हम लोग सेल्फ इंटरेस्ट की बात करते हैं, एंड दिस इज़ वेरी वेरी सैडनिंग, दिस इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट. वी नीड टू रियलाइज दैट पॉलिटिक्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी. अगर आप ही सोचो कि इफ़ पॉलिटिक्स वॉज नॉट देयर, हाउ वुड वी बी बेनिफिटिंग, है ना, फ्रॉम द काइंड ऑफ स्टेप्स या मेजर्स दैट आर टेकन बाय द गवर्नमेंट. अगर ये सब चीज़ें होती ही नहीं तो हमें भी चीज़ें नहीं मिलती. एंड दैट इज़ वाई वी से दैट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी. भले वी डोंट वांट टू गेट इनटू पॉलिटिक्स, बट अगर वो नहीं भी होता तो भी प्रॉब्लम होती. महात्मा गांधी वंस ऑब्जर्व्ड, क्या, अब देखो यहाँ पे एक लाइन आ जाती है इनकी, क्या, कि पॉलिटिक्स एनवेलप्स us like the coils of a snake, just like the snake coils around and around, it just coils us, जकड़ लेता है हमें. once observed and there is no other way out but to wrestle with it. हमारे पास कोई अदर वे नहीं रह जाता कि हम इससे बाहर जाए, हम इससे दूर चले जाए, नहीं. this world is a global place, this world is together, this India is together, this India has to remain together. it is not possible for us to follow separatism and stay away from that. इसीलिए जब पॉलिटिक्स की भी बात आती है, इट जस्ट coils us like the snake, and that is how we need to just wrestle from it, ना कि हम लोगों को कहीं पे भाग जाना है. we need to deal with it, we need to follow specific measures in order to deal positively with the politics, ना कि किसी की मैनिपुलेशन को ध्यान में रखते हुए, ना कोई डर्टी पॉलिटिक्स खेलते हुए, but we have to wrestle with it positively only. no society can exist without some form of political organization and collective decision making. देखो, इसका कहने का यही मतलब है कि क्यों पॉलिटिक्स बहुत नेसेसरी है, क्योंकि वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी, वी आर लिविंग इन अ कंट्री. पहले तो वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी, फिर आ जाता है एक विलेज, फिर टाउन, फिर स्टेट, एंड देन अ कंट्री. ठीक है, वी आर लिविंग इन दीज एंटिटीज़, नेशनल एंटिटीज़ या नेशनल टेरिटरीज. तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू जस्ट लीव एवरीथिंग. वी हैव टू लिव टुगेदर पीसफुली, हमें साथ में रहना है, अच्छे से रहना है. दैट इज़ वाई हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में भी कि वी नीड टू फॉलो सर्टन बेसिक रूल्स, है ना, एंड वी नीड टू कोऑर्डिनेट ऑन इट, वी नीड टू हैव अश्योरेंस फॉर इट. तो अगर ये सब चीज़ों की बात की जाए तो इसीलिए हमें एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाना भी ज़रूरी है. पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से हमें ये मतलब है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि चीज़ों को सुपरवाइज करे कि क्या है रूल्स रेगुलेशंस, क्या वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, वो कैसे चल रहे हैं, उन्हें मेजर्स क्या है उनके लिए लेना है. तो दैट इज़ वाई वी हैव टर्म्ड इट एज पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन द सेंस कि कोई एक अथॉरिटी ऐसी होनी चाहिए जो कि सब कुछ सुपरवाइज करे कि कैसे होना है, क्या होना है, कब होना है और कैसे आगे बढ़ना है. ठीक. एंड कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग. A society that wants to sustain itself needs to take into account the multiple needs as well as interests of its members. ठीक है, तो जो भी सोसाइटी है that is bound to agree on some basic rules and they have to do collectively the decision making. साथ में वो मिलकर डिसाइड करेंगे कि हमारी एस्पिरेशन या हमारे गोल्स या फिर हमारी प्रॉब्लम्स क्या है जिस पे हम कुछ भी मेजर्स ले सकें. उसी के साथ साथ उन्हें एक एक लोग की मल्टीपल नीड्स एंड इंटरेस्ट जितने भी मेंबर हैं सोसाइटी के उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी को भी लेफ्ट आउट फील ना हो, सबकी नीड्स फुलफिल की जाए. A number of social institutions such as the family, tribes and economic institutions have emerged to help people fulfill their needs and aspirations. अगर छोटे लेवल पे बात करें, अपने ही फैमिली के लेवल पे बात करें, ट्राइब्स के लेवल पे बात करें, तो अगर आप देखो तो हर एक जगह कोई ना कोई एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई इंस्टीट्यूशन है जो कि डिसीजन मेकिंग को आगे बढ़ाता है. लाइक फैमिली में अगर हेड ऑफ द फैमिली देख लो, ठीक है, ट्राइब्स में हेड ऑफ द ट्राइब देख लो, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में कोई एक चेयरपर्सन होगा या फिर इसका कोई CEO होगा. तो ये सारे लोग होते हैं सुपरवाइज करने के लिए, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए. तो जब इन सारी एंटिटीज़ के लिए होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई कलेक्टिव सोसाइटी है तो वहाँ पर भी कोई ना कोई ऐसी अथॉरिटी होगी जो डिसीजन मेकिंग करेगी. Such institutions help us find ways of living together and acknowledging our obligations to each other. Obligations in the sense हमारी moralities, moral duties क्या है एक दूसरे के लिए. ठीक है, we are doing things for our own selves, but as a citizen what do we owe each other? हमने ऊपर एक क्वेश्चन पढ़ा था कि owe to each other as citizens. ठीक है, ठीक है, what do we owe to each other as citizens?
है ना। तो दैट इज़ वॉट वी नीड टू ओ टू ईच अदर एज सिटीजन, कि हमें अपने के साथ साथ दूसरों की भी नीड्स एंड एस्पिरेशंस का ध्यान रखना है. वी नीड टू हैव ऑब्लिगेशंस, यानी कि मॉरल ड्यूटीज फॉर ईच अदर, जस्ट बिकॉज वी हैव टू लिव टुगेदर पीसफुली. अमंग सच इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. देखो अब आ कौन जाता है, बेसिकली कोई एक नॉर्मल इंसान खड़े होकर मोस्टली डीलिंग्स नहीं करता है. देयर इज गवर्नमेंट, देयर इज एन अथॉरिटी कॉल्ड गवर्नमेंट जो कि ये सब चीज़ें करती है. हाउ गवर्नमेंट आर फॉर्म्ड एंड हाउ दे फंक्शन इज दस एन इम्पॉर्टेंट फोकस ऑन पॉलिटिक्स. तो अभी हम फिलहाल ये पढ़ने वाले हैं. बट पॉलिटिक्स इज नॉट कन्फाइंड टू द अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, हम जानते हैं कि गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. गवर्नमेंट एक ऐसी अथॉरिटी है जो कि सुपरवाइज करती है चीज़ों को, इवन वो डिसीजन मेकिंग भी फॉलो अप करती है. इवन गवर्नमेंट वट एवर इट डज इज रेलिवेंट बिकॉज इट अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ द पीपल इन मैनी डिफरेंट वेज. ठीक है, जो भी गवर्नमेंट करेगी, जैसे लॉज बनाएगी, जैसे भी चीज़ों का एग्जीक्यूट करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी, तो जो भी होगा वो डायरेक्टली पीपल की इंडिविजुअल लाइफ को अफेक्ट करेगा ही करेगा, नो डाउट्स लेफ्ट. We see that governments define our economic policy, foreign policy, educational policy. These policies can help to improve the lives of the people, but an inefficient or corrupt government can also endanger people's life and security. अब government चाहे हम उस बात को पॉजिटिव सेंस में ले या तो नेगेटिव सेंस में भी लेना जायज़ है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट पॉजिटिव है तो येस दे कैन इट कैन टेक मेजर्स रिगार्डिंग एजुकेशनल पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, सोशल पॉलिसी और सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, वो तो डायरेक्टली पीपल की लाइफ को अफेक्ट करेगा, जो कि इम्प्रूव भी करेगा. बट वॉट इफ़ यू सी कि गवर्नमेंट ही बेकार है. गवर्नमेंट ही बेकार है इन द सेंस गवर्नमेंट करप्ट है, इनएफिशिएंट है, वो अपने लॉज को लेकर सर्टन नहीं है, कुछ भी लॉज बना रही है या फिर बना ही नहीं रही है, इतने सालों से सेम लॉ पड़ा हुआ है. ठीक है, तो ऐसा गवर्नमेंट भी आ सकता है, तो उसका भी इम्पैक्ट पीपल पर पड़ना ही पड़ना है. और क्या पड़ेगा, जस्ट बिकॉज दे आर नॉट सिक्योर. ठीक है, पीपल विल नॉट बी सिक्योर, देयर नीड्स एंड एस्पिरेशंस विल नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. ठीक है, विच विल बी अ वेरी वेरी नेगेटिव थिंग. इफ द गवर्नमेंट इन पावर अलाउज कास्ट एंड कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स टू ऑकर, मार्केट्स क्लोज डाउन एंड स्कूल्स आर शट. ठीक है, अगर गवर्नमेंट ही ऐसी होगी कि वो ही डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, जिसको इवन एंश्योर करना चाहिए कि नहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, वी हैव टू बी इक्वल, लेकिन अगर गवर्नमेंट ही ऐसी है कि वो कम्युनल पॉलिटिक्स खेल रही है या फिर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, तो मार्केट्स विल क्लोज डाउन, स्कूल्स विल बी शट, जस्ट बिकॉज पीपल विल बी प्रोटेस्टिंग, उनके अनुसार चीज़ें नहीं हो रही होंगी. दिस डिस्टर्ब्स आवर लाइफ. येस, ट्रूली इट डज. वी कैन नॉट बाय थिंग्स दैट वी नीड अर्जेंटली. क्यों? कि हमें फ्रीडम नहीं होगा उस टाइम पर. ठीक है, दोज हु आर सिक कैन नॉट रीच द हॉस्पिटल. बीमार हॉस्पिटल पर नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि वो मेजर्स नहीं होंगे कि हम डायरेक्टली एमरजेंसी साइड पर हॉस्पिटल पहुंच पाए. इवन द स्कूल स्केड्यूल गेट्स अफेक्टेड जस्ट बिकॉज देयर विल बी अ काइंड ऑफ कैओटिक सिचुएशन. कैओस मेंटेन हो जाएगा, मेंटेन क्या बोलूँ, इट विल बी a lot of disorderly kind of situation in the society, just because जो भी कर रही है गवर्नमेंट वो पीपल के एस्पिरेशंस के अनुसार नहीं कर रही है. वो जो भी कर रही है वो इनएफिशिएंट है, वो काफ़ी नेगेटिव है इन केस ऑफ पीपल. ठीक है, syllabi will not be completed and we have to take extra coaching for the exams and pay tuition fees. ठीक है. If, on the other hand, government makes policies to increase literacy and employment, we may get opportunity to go to school and get a decent job. देखो क्या बोलना चाह रहा है कि गवर्नमेंट पे बहुत कुछ निर्भर करता है, बहुत कुछ डिपेंड करता है. अगर गवर्नमेंट ही डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो कम्युनल बेस पर हो या फिर कास्ट बेस पर हो, वो सब अलाउ करती है, तो सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा कैओटिक सिचुएशन अराइज होगी, जहाँ पे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, हेल्थ, एवरीथिंग पर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है, सिलेबस विल नॉट बी कम्प्लीटेड ऑफ स्कूल्स, कोई भी हॉस्पिटल टाइम पर नहीं पहुंच पाएगा. वी हैव टू टेक एक्स्ट्रा कोचिंग, जिसके लिए हमारा फाइनेंशियल इश्यूज और भी बेकार होंगे, डिग्रेड होंगे. ठीक है, लेकिन अगर अदर हैंड की बात की जाए, दूसरी तरफ अगर ये देखा जाए कि अगर गवर्नमेंट ही अच्छी है, ठीक है, हमें अच्छी गवर्नमेंट मिली है, गवर्नमेंट पीपल है ना, लोगों की नीड्स एंड एस्पिरेशंस के अनुसार लॉज बनाती है, पॉलिसीज़ बनाती है, उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं या क्वेरीज है उसको एड्रेस करती है टाइमली, एंड इट मेक्स लॉज रिलेटेड टू लिटरेसी एंड डेवलपमेंट लाइक एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, एजुकेशन पे फोकस करती है, जॉब जनरेशन पे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे फोकस करती है. तो ऑब्वियस सी बात है कि एज अ सोसाइटी, एज
a village, as a town, as a state, as a country, India will also grow. ठीक है, we might get an opportunity to go to get a school and get a decent job. सब कुछ positive होने वाला है फिर. Since the actions of the government affect us deeply and we take a lively interest in what governments do. तो यहाँ पे यही बताने की कोशिश की जा रही है कि हम क्यों इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स या फिर गवर्नमेंट जो भी करती है, जो भी लॉज बनाती है, या फिर गवर्नमेंट को चूज़ करने में बहुत ही ज़्यादा क्यों इंटरेस्ट लेते हैं. क्यों? क्योंकि उसका इम्पैक्ट जो भी होगा वो हमारी डायरेक्ट लाइफ पर पड़ेगा, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, या फिर वो सोसाइटल लाइफ हो. ठीक है, कलेक्टिवली सारा जो भी है वो हमारे ही ऊपर पड़ेगा. एंड दैट इज़ वाई वी नीड टू टेक इंटरेस्ट इन व्हाट गवर्नमेंट डज एंड व्हाट गवर्नमेंट इज ट्रेसपासिंग. ट्रेसपासिंग इन द सेंस कि कहीं गवर्नमेंट ऐसे लॉज तो नहीं बना रही है जो कि उसकी जुरिस्डिक्शन के बाहर इन द सेंस कुछ इलीगल लॉज या फिर समवॉट दैट इज़ अनफेयर या फिर अनजस्ट लॉज. We form association and organize campaign to articulate our demands. ठीक है, तो इसीलिए just because we expect from government कि गवर्नमेंट को जो भी करना है वो हमारे अनुसार ही करना है, इसीलिए हम अपने एंड से क्या करते हैं, हम एसोसिएशंस फॉर्म करते हैं, हम कैंपेन या फिर कोई भी पब्लिक प्रोटेस्ट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज करते हैं कि नहीं, हमें हमारी मांग पूरी चाहिए, राइट, टू आर्टिकुलेट आर डिमांड्स. वी नेगोशिएट विद अदर्स एंड ट्राई टू शेप द गोल्स दैट गवर्नमेंट परस्यू. ठीक है, हम दूसरों से बात करते हैं, हम अपनी सोसाइटी में मीटिंग्स हेल्ड करते हैं ताकि हमें पता चले कि हाँ, हमें हमारी नीड्स क्या है और गवर्नमेंट को इसके अनुसार कैसा काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए. व्हेन वी डिसएग्री विद द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट वी प्रोटेस्ट. वही है कि अगर अग्री करते हैं तो फिर भी हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, डिसएग्री करते हैं तो हम प्रोटेस्ट करते हैं. एंड ऑर्गेनाइज डिमॉन्स्ट्रेशन टू परसुएड आवर गवर्नमेंट्स टू चेंज द एग्जिस्टिंग लॉज, ताकि वो जो भी लॉज बनाए हैं, जो भी अनजस्ट या अनफेयर लॉज हैं, उसको वो चेंज करें टाइमली. वी पैशनेटली डिबेट द एक्शंस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स एंड डिस्कस वेदर करप्शन हैज़ इंक्रीज और डिक्रीज. अगर भ्रष्टाचार इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जो भी है, हम यानी एज अ सिटीजन, एज अ पब्लिक, वी जस्ट डिस्कस एंड वी इवन try to suggest the government that what it should do and what not. We ask whether corruption can be rooted out, whether the reservation for for specific groups are just or not. ठीक है, करप्शन क्या सही है कि नहीं, या फिर रिजर्वेशन सही है कि नहीं, वो सारी चीज़ें एज अ पब्लिक दे हैव टू डिसाइड. गवर्नमेंट इज द अथॉरिटी, येस, बट किसके ऊपर चल रही है गवर्नमेंट? लोग कौन है ना, सेंट्रिक पीपल कौन है? दैट आर ओनली द पब्लिक ऑफ इंडिया. ठीक है, उन्हीं के अनुसार चीज़ें होनी चाहिए. वी ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई सम पार्टीज एंड लीडर्स विन इलेक्शन, sometimes by manipulation. You know that in this way we look for the rationale underlying the prevalent chaos and decay and aspire to create a better world. इसीलिए हम चाहते हैं कि हमें चीज़ें पता रहें कि कौन सी कितने chaos कंटेन है, कितने भी डिकेइंग है, कितने भी करप्शन है, कितना भी डिस्क्रिमिनेशन है, रिजर्वेशन है. इसीलिए हम सारी प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं और चाहते हैं कि नहीं, हमें तो क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड करना है. वी हैव टू क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड. दैट्स व्हाई वी नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल लुक फॉर द प्रॉब्लम्स कि है क्या, एक्चुअली इशू क्या है, एंड देन वी नीड टू गेट द मेजर्स. टू सम अप, देखो पूरा जितना भी हमने डिस्कशन किया है, हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स ही देखा जाए तो मेन एग्जाम्पल्स ही देखें. टू सम अप क्या होता है कि पॉलिटिक्स अराइजेस फ्रॉम द फैक्ट दैट वी हैव डिफरेंट विजन्स. ठीक है, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा ऑफ व्हाट इज जस्ट एंड डिजायरेबल फॉर अस एंड आवर सोसाइटी. दैट इज ट्रू, क्योंकि इंडिया इज अगेन सेम लाइन में बोलूँगी कि इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री. वहाँ जितने भी लोग रह रहे हैं उनकी डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस हैं, उनकी डिफरेंट थिंकिंग है, ओपिनियन है, व्यू पॉइंट्स हैं, एंड दैट इज़ वाई वी विल हैव डिफरेंट एस्पिरेशंस फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज वी हैव डिफरेंट डिमांड्स एज वेल एज नीड्स. ठीक है, सो व्हाट इज जस्ट एंड व्हाट इज डिजायरेबल फॉर अस, सबकी अलग अलग ओपिनियंस होंगे. इट इन्वॉल्व्स द मल्टीपल नेगोशिएशंस दैट गो ऑन इन सोसाइटी थ्रू विच कलेक्टिव डिसीजंस आर मेड. इसीलिए बहुत ही सारे नेगोशिएशंस मतलब हो सकता है समझौता सॉर्ट ऑफ, कि जो भी डिस्कशंस एंड डेलिब्रेशंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमें एक कलेक्टिव डिसीजन पर अराइव करना होता है. वो भी ऐसा डिसीजन जो कि किसी एक की नीड को फुलफिल ना करे, सबकी नीड को फुलफिल करे एज अ होल, मेजॉरिटी, माइनॉरिटी या कोई भी अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. एट वन लेवल इट इन्वॉल्व्स व्हाट गवर्नमेंट डू एंड हाउ दे रिलेट टू द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल. एक लेवल पे तो ये बताता है कि नहीं, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कौन से मेजर्स लेने चाहिए, ऐसे कौन से मेजर्स होंगे जो
पीपल के एस्पिरेशन एज वेल एज द सोसाइटी एज अ होल के एस्पिरेशन को ध्यान में रखें। एक तो ये हो जाता है, बट एट द अदर लेवल इट इन्वॉल्व्स हाउ पीपल स्ट्रगल एंड इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग। इवन पीपल के लिए, ठीक है, पीपल यहाँ पर इंडिया की जो है वो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या इनडायरेक्ट इलेक्शंस यहाँ पे होते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शंस में आप सोचते होंगे कि वहाँ तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को वो इलेक्ट करते हैं एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन टर्न गवर्नमेंट लीडर्स को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। बट द इनिशियल फेज वोटर्स कौन है? दे आर पीपल। सो दैट इज वाई पीपल ऑल्सो स्ट्रगल टू influence politics in a positive way that can negotiate their demands as well as aspirations. How people struggle and influence decision making, क्योंकि decision making में people का हाथ भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। People may be said to engage in political activity whenever they negotiate with each other and take part in collective activities which are designed to promote social development and help to resolve common problems. इसीलिए people are very much interested in politics just because they need to get their demands fulfilled, ठीक है। इसीलिए वो चाहते हैं कि वो भी डिसीजन मेकिंग का एक पार्ट बने। सो नेक्स्ट अप वी हैव दिस टॉपिक कॉल्ड व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी। देखो हमने शुरू में क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन में हमने ये पढ़ा कि पॉलिटिकल थ्योरी होती क्या है, ह्यूमन का इसमें क्या रोल है ना, ह्यूमन हैव यूनिक एस्पेक्ट, हमने पढ़ा था ये चीज़। फिर उसके बाद पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था कि पॉलिटिक्स क्या होती है, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट कंसेप्शन है पॉलिटिक्स के, कि कोई पॉजिटिव मानता है, कोई नेगेटिव मानता है। फिर लास्ट में हमने ये भी पढ़ा कि गवर्नमेंट का क्या रोल हो सकता है। फिर उसके भी बाद हमने पढ़ा कि पीपल का क्या रोल होता है। अब हम जा रहे हैं पढ़ने कि हमें पढ़ना क्या है पॉलिटिकल थ्योरी में। सो लेट अस जस्ट डाइव इनटू दैट। इफ वी लुक अराउंड अस व्हाट वी सी वुड बी मूवमेंट्स, डेवलपमेंट एंड चेंज, ठीक है, हमारे आसपास। But if we look deeper, we would also see certain values and principles that have inspired people and guided policies. ठीक है, हमारे पास डेवलपमेंट है, हमारे पास मूवमेंट है, हमारे पास चेंज हुआ है, काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन किया है इंडिया ने। बट उसका फाउंडेशनल एंड द कोर वैल्यू कहाँ लाई करता है, किस चीज़ से हमने वो चीज़ स्टार्ट की, ये मैं समझा रही हूँ। इट इज़ लाइक थॉट्स लीड्स टू एक्शन, ओके। इट्स लाइक थॉट्स ओनली कैन ब्रिंग रेवोल्यूशन। एक सेइंग है कि थॉट ही क्रांति, कोई सोचना ही, कोई थिंकिंग ही क्रांति लाती है, ठीक है। तो जब तक हम चीज़ों को सोचेंगे नहीं तब तक हम प्लान्स एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। सो दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि वो जो थिंकिंग ही होती है उसी को हम एज एन आइडियल समझेंगे, एज अ पॉलिटिकल थियोरी समझने वाले हैं। बट इफ वी लुक डीपर वी वुड ऑल्सो सी दैट सर्टन वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स दैट हैव इंस्पायर्ड पीपल, वो थिंकिंग ही ऐसी है, वो कंसेप्शंस ही ऐसे हैं जिसने लोगों को एजेस से, बहुत ही सदियों से इंस्पायर किया है और उनको गाइड किया है। Ideals like democracy, freedom, equality, for instance, ठीक। Different countries may try to protect such values by enshrining them in the constitution, as is the case with the American and the Indian constitution। कि यही है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखा जाए या तो अमेरिकन में भी देखा जाए तो ये सारी वैल्यूज हैं, जैसे डेमोक्रेसी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, सोशलिज्म, जस्टिस, फ्रीडम एंड ऑल, ये सारी चीज़ें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे से लिखी हुई है कि नहीं, हमें ये सब वैल्यूज से हमेशा अबाइड बाई करना है। These documents did not just emerge overnight। देखो एक रात में ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमें बहुत टाइम लगा सोचने में कि हमें क्यों इन आइडियल्स को इंश्राइन करना है। They are built upon the ideas and principles debated almost since the time of Kautilya, Aristotle to Jean-Jacques Rousseau, कार्ल मार्क्स, गांधी एंड अम्बेडकर। इतने लीडर्स हैं हमें जो कि टाइम बाय टाइम उनके पास डिफरेंट सिचुएशन आते गए, डिफरेंट स्ट्रगल्स आते गए। जस्ट बिकॉज उन स्ट्रगल से इन्होंने इतने अच्छे से फाइट किया तो उन्हें बाद में पता चला कि हाँ ये आइडियल है जो हमें एज एन एक्सपीरियंस मिला है और हमें इसको कंटिन्यू करना है। तो इन लोगों ने लाइक कौटिल्य की बात कर ले, एरिस्टोटल की बात करें, रोजियो की बात कर ले, मार्क्स की बात कर ले, गांधी, अम्बेडकर, एवरीवन, जो भी इन्होंने आइडियल्स दिए हैं वो आउट ऑफ द ब्लू नहीं दिए हैं, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं दिए हैं, उन्होंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए वहाँ से हमें ये मिलता है। एज फार एज द 5th सेंचुरी की अगर बात कर लें, प्लेटो एंड एरिस्टोटल डिस्कस्ड विद देयर स्टूडेंट वेदर मोनार्की और डेमोक्रेटिक वाज बेटर। ठीक है, तो प्लेटो और एरिस्टोटल की बात की जाए तो वो लोग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पर डिबेट करते थे कि कौन सा बेटर है। इन मॉडर्न टाइम्स रूजियो की अगर बात कर ले तो ही आर्ग्यूड फ्रीडम एज अ फंडामेंटल राइट ऑफ ह्यूमन काइंड। ठीक है, फ्रीडम की बात करते थे ये। ठीक है, तो आपको सबको याद रखना पड़ेगा कि प्लेटो किसकी बात करते थे, एरिस्टोटल की मोनार्की और डेमोक्रेसी में इनका डिबेट चलता था। फिर रूजियो किसकी बात करते थे कि फ्रीडम इज इट इम्पोर्टेंट और नॉट। फिर मार्क्स किसकी बात करते थे, इक्वलिटी की बात करते थे।
एज अ क्रूशियल राइट एज फ्रीडम, ठीक है, कि जब तक इक्वलिटी और फ्रीडम साथ में नहीं रहेंगे तब तक किसी एक का महत्व नहीं होगा. फ्रीडम विदाउट इक्वलिटी इज नॉट इनफ, इक्वलिटी विदाउट फ्रीडम इज नॉट इनफ. ठीक है, तो ये बात किसने बताई थी? मार्क्स ने बनाई थी. क्लोजर होम, हमारे घर की ही बात है, मतलब हमारे इंडिया की ही बात है. गांधी जी, ही डिस्कस द मीनिंग दैट इज अ जेन्युइन फ्रीडम और स्वराज इन हिज बुक ऑन हिंद स्वराज, कि जेन्युइन फ्रीडम हमारे लिए क्या होता है. अंबेडकर vigorously, oh my god, with very very much energy, he argued that the social caste, sorry, scheduled caste must be considered a minority and has as such must रिसीव स्पेशल प्रोटेक्शन. तो इन्होंने, आपको सबको पता है कि इन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए बात की थी, स्पेशली फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, कि उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए जाने चाहिए. These ideas find their place in the Indian Constitution. Yes, you know that. Our preamble enshrines freedom and equality. The rights chapter abolishes untouchability in any form. Gandhian principle find a place in the TPSPs. ठीक है, तो गांधी के जितने भी प्रिंसिपल्स थे, उनके जो भी थॉट्स थे, थिंकिंग्स थे, उन्हीं के अनुसार, उसी बेसिस को लेकर, उसी से इंस्पिरेशन लेते हुए हमने DPSPs बनाए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है बट फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल बनाया गया है. ठीक है, इफ़ यू टॉक अबाउट फ्रीडम एंड इक्वलिटी, जो कि हमें कहाँ से मिला था, याद करो, रूजियो और कार्ल मार्क्स से. तो इनसे एस्पिरेशन लेते हुए हमने अपने प्रियम्बल में ये दोनों राइट्स लिए हुए हैं, ये दोनों आइडियल्स लिए हुए हैं. राइट्स चैप्टर है ना, यानी कि अंबेडकर जी वाली बात, अनटचेबिलिटी वाली बात हमने कहाँ पे इंश्राइन की है? राइट्स वाले चैप्टर में, दैट इज़ अ आर्टिकल. ठीक है, चलो, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि कौन कौन से आइडियल्स हैं एंड बेसिकली कहाँ कहाँ से हमने लिया हुआ है और कहाँ कहाँ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे कैसे मेंशन हुआ है. अब देखो क्या आ जाता है, फिर से आ जाते हैं बैक टू पॉलिटिकल थ्योरी. देखो इस चैप्टर में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग कोई एग्जाम्पल समझ रहे हैं, कहीं से कौन सा हमने एक्सपीरियंस लिया है, कौन से आइडियल्स लिए हैं, पहले वो कर रहे हैं, फिर जाके हम पॉलिटिकल थ्योरी के इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं. तो अब फिर से आ जाते हैं. पॉलिटिकल थ्योरी डील्स विद द आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल्स. ठीक, कौन कौन से आइडियाज़ आपने पढ़ा है ऊपर, दैट शेप कॉन्स्टिट्यूशन. क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, आपने देखा, इवन गवर्नमेंट एंड इवन सोसाइटल लाइफ इन अ सिस्टमैटिक मैनर. सिस्टमैटिक मैनर क्यों? क्योंकि वही आइडियल्स है जिस पे सोसाइटी बेस्ड है. अगर फ्रीडम नहीं होता, इक्वलिटी नहीं होता, सोशलिज्म नहीं होता, तो हमें पता ही नहीं होता कि हमें लाइफ में करना क्या है एक्चुअली, या फिर पॉलिटिक्स में क्या करना है, या फिर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना है तो उसको किस आधार पर बनाना है, हमें ये सब नहीं पता होता. So that is why they shape constitution, government as well as the social life of any particular being. It clarifies the meaning of concept. कौन से, like freedom, equality, justice, democracy, secularism. Secularism in the sense freedom to प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन यू वांट. ठीक है, कोई भी एक रिलीजन के लिए कोई भी बॉन्डेज नहीं है. वी आर फ्री टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन वी वांट. ठीक है, इट प्रोव्स द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल. और भी कुछ है क्या, कि रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर एंड जुडिशियल रिव्यू. तो ये सब चीज़ों के बारे में हमें पॉलिटिकल थ्योरी बताती है कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है. रूल ऑफ लॉ इन द सेंस कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं, जो भी लॉज एंड रेगुलेशन, रूल्स जो भी लिखा हुआ है, वो ही सुप्रीम माना जाएगा, किसी कोई भी व्यक्ति की बात नहीं. जो भी होगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ही होगा. सेपरेशन ऑफ पावर्स हमने पढ़ा है, बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशन, जो भी पावर, डिवीजन ऑफ पावर है. ठीक है, वो जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बारे में, कि जुडिशरी के पास कितनी जुरिस्डिक्शन है, कितनी राइट्स हैं, वो क्या कर सकता है, एंड ऑल. दिस इज डन बाय एग्जामिनिंग द आर्ग्यूमेंट्स एडवांस बाय डिफरेंट थिंकर्स इन डिफेंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो हमें आया कहाँ से, ये सोर्स कहाँ है, बाय द थिंकर्स. दो रूजियो और मार्क्स और गांधी डिड नॉट बिकम पॉलिटिशियंस. उनका पॉलिटिशियंस बनने का कोई भी एम नहीं था. जस्ट बिकॉज दे एक्सपीरियंस्ड थिंग्स इन देयर लाइफ, वहाँ से उनको अपनी थिंकिंग अराइज करने का मौका मिला. देयर आइडियाज़ इन्फ्लुएंस जनरेशन्स ऑफ पॉलिटिशियंस एवरीवेयर. वो पॉलिटिशियंस खुद तो नहीं बने, वो ग्रेट लीडर्स बने, रेवोल्यूशनरीज बने. उन्होंने कभी पॉलिटिशियन या पॉलिटिक्स नाम के शब्द में इंटरेस्ट नहीं लिया. बट द थिंग इज़ कि देयर आइडियाज़ ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस जनरेशन्स ऑफ जनरेशन, क्योंकि अब आज भी हम पढ़ रहे हैं उनके आइडियाज़. देयर आर ऑल्सो कंटेम्प्रेरी थिंकर्स हु ड्रॉ अपॉन देम टू डिफेंड फ्रीडम और डेमोक्रेसी इन आवर ओन टाइम. अब खुद के अभी इस एरा की बात कर ले, कंटेम्प्रेरी एरा की बात करें, तो अभी भी बहुत से थिंकर्स, अभी भी बहुत से लोग हैं जो अपने अपने आइडियाज़ बताते हैं. जनरेशन ओवर टाइम उनके भी आइडियाज़ समझ में आते हैं, बट उनके जो
व्यू पॉइंट है वो भी देखा जाए तो इन्हीं थिंकर्स के ऊपर बेस्ड है। वो जो भी थॉट एंड प्रोसेस करते हैं, जो भी थिंकिंग करते हैं, वो भी इन्हीं लोगों यानी गांधी जी, कार्ल मार्क्स, रूसियो एंड ऑल के बारे में रहते हैं। Besides examining arguments, political theorists also reflect upon our current political experiences and point on trends and possibilities for the future। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं गांधी जी की आइडियोलॉजी की, या मार्क्स की आइडियोलॉजी की, या रूसियो की। उन्होंने तो बहुत पहले दिया था, सेंचुरीज अगो उन्होंने दिया था, बट आज के टाइम से क्या वो रेलिवेंट है? ठीक है, हम बस उनसे एक्सपीरियंस लेते हैं, हम उनके आइडियोज से बस मेन आइडिया, जो फंडामेंटल आइडिया जिस पे हमें चीज़ें बेस करनी है, वो एक्सपीरियंस लेते हैं, हम उनको कॉपी नहीं करते हैं। इट्स जस्ट दैट कि अभी के जो पॉलिटिकल थियोरीज हैं या पॉलिटिकल थियोरिस्ट्स हैं, वो करंट पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस यानी कि जो आज के समय में जो भी चीज़ें रेलिवेंट है, जो भी प्रॉब्लम्स या एस्पिरेशंस या गोल्स रेलिवेंट है सोसाइटी के लिए, उस पर थिंकिंग करते हैं और उसके अनुसार रूल्स एंड पॉलिसीज़ बनाते हैं। पॉइंट ऑफ ट्रेंड तो पता ही है आपको, एंड पॉसिबिलिटीज़ फॉर द फ्यूचर एज वेल, कि आगे चल के हमें क्या इससे बेनिफिट मिलेगा या फिर नहीं। बट इज़ दिस ऑल रेलिवेंट फॉर अस नाउ? पढ़ क्यों रहे हैं एक्चुअली? ठीक है, हमने पढ़ लिया कि ये पढ़ा जाता है पॉलिटिकल थ्योरी में, पॉलिटिक्स ये होती है, गवर्नमेंट का ये रोल होता है, पीपल का ये रोल होता है, बट पढ़ना क्यों है ना? हैव वी नॉट ऑलरेडी अचीव्ड फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी? अब ये भी है बात कि फ्रीडम तो हमें बैक देन ही मिल गई थी, है ना, 1940s में। डेमोक्रेसी तो हमने तब की बना ली थी। वाइल इंडिया इज़ फ्री एंड इंडिपेंडेंट, क्वेश्चन रिगार्डिंग फ्रीडम एंड इक्वलिटी हैव नॉट सीज्ड टू क्रॉप अप। क्या आपको लगता है कि हमारे पास स्टिल 100% फ्रीडम है, या 100% डेमोक्रेसी अचीव्ड है, या 100% पॉवर्टी एलिविएशन हो गया है, या फिर 100% डिस्क्रिमिनेशन भी एलिमिनेट हो गया है? नहीं, हम बात तो करते हैं, हमने चीज़ें भी इंश्राइन की हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन अभी भी हमें 100% अचीव करना बाकी है। दिस इज़ बिकॉज देखो लिखा हुआ है कि इश्यूज कंसर्निंग फ्रीडम, इक्वलिटी, डेमोक्रेसी अराइज इन मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ एंड दे आर इन प्रोग्रेस इन डिफरेंट सेक्टर्स एंड डिफरेंट पेसेस मतलब स्पीड उनकी दूसरी है ना। कभी कहीं पे लाइक केरला की अगर बात कर ले, फॉर एग्जांपल इंडिया में एक स्टेट है कॉल्ड केरला, जहाँ पर हमारे पास ऑलमोस्ट 100% या 99% लिटरेसी रेट है। बट अगर किसी और स्टेट की बात करें लाइक बिहार, है ना, तो वहाँ पर लिटरेसी रेट बहुत कम है। तो जो भी पेस है, जो भी स्पीड है, हर जगह की लो है। कहीं पे भी 100% या फिर बहुत ज़्यादा या फिर पूरा कि हमने इक्वलिटी अचीव ही कर लिया है, फ्रीडम अचीव ही कर लिया है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। एंड आई थिंक हो भी नहीं सकता, क्योंकि 100% परफेक्टनेस इज़ नॉट पॉसिबल। वी कैन जस्ट टॉक अबाउट द आइडियल थिंग्स, वी कैन जस्ट वर्क अपॉन देम कि ताकि हम चीज़ों को और बेटर कर सकें, बट परफेक्ट चीज़ें पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ छूट जाता है। फॉर इंस्टेंस अगर देखा जाए, एग्जाम्पल की बात कर लें, ऑल्दो इक्वलिटी में एग्जिस्ट इन द पॉलिटिकल स्फीयर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना, आपको समझना है कि देयर आर 3 एस्पेक्ट्स, ठीक है। एक होता है पॉलिटिकल, ठीक है, एक होता है सोशल, ठीक, और एक होता है इकोनॉमिक। अब आप किसी भी आंसर राइटिंग की बात करो, या फिर किसी भी थ्योरी की बात करो, या फिर फ्रीडम की बात करो, इक्वालिटी की बात करो, जस्टिस की बात करो, तो आप हमेशा ये 3 स्फीयर ज़रूर देखना, चेक करना कि क्या इन तीनों स्फीयर में ये अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो दैट इज़ गुड इनफ। क्या बोल रहा है देखो कि ऑल्दो इक्वलिटी में एग्जिस्ट इन द पॉलिटिकल स्फीयर। पॉलिटिकल मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग या लॉ के अकॉर्डिंग या फिर हमारी वोटिंग राइट के अकॉर्डिंग क्या हमें चीज़ें प्राप्त हैं, क्या हमें फ्रीडम है, क्या हमें इक्वलिटी है, तो है, यस है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ काफ़ी अच्छे से मैंशनड है कि हाँ हमारे पास इक्वलिटी है, बट इन द फॉर्म ऑफ इक्वल राइट्स। ठीक, इक्वल राइट्स सबको मिले हुए हैं, सबके पास फंडामेंटल राइट्स है, सबके पास अपनी अपनी राइट्स है, तो यस कॉन्स्टिट्यूशन एश्योर्स एंड विच इज़ वेरी गुड, हमारे पास है वो। इट मे नॉट एग्जिस्ट टू द सेम एक्सटेंट इन द इकोनॉमिक और सोशल स्फीयर। अब ये बताइए कि क्या पावर्टी की अगर बात की जाए तो पावर्टी को एलिविएट करने की बात हम पॉलिटिकल रूप से करते हैं इन आर कॉन्स्टिट्यूशन, बट क्या वो इकोनॉमिक रूप से हमारे पास है? इन द सेंस क्या इकोनॉमिकली एवरीबडी इज़ वेरी मच अबव द बेसिक पॉवर्टी लाइन या बिलो पॉवर्टी लाइन? नो, क्योंकि 100% इकोनॉमिक ऐसे तो सभी अमीर हो जाते ना, ऐसे तो सभी दे वुड हैव बीन रिच, बट देयर आर पुअर्स एज वेल। तो इकोनॉमिक रूप से तो नहीं। अब सोशल की बात कर लेते हैं। सोशल मतलब सोसाइटल रूप से आपका स्टेटस कैसा है, क्या कितने लोग का डिस्क्रिमिनेशन अभी नहीं होता है ना,
क्या चीज़ों के बेसिस पर, लाइक कास्ट, जेंडर, या फिर रेशियल, लाइक किसी और कंट्री की बात करें तो या ये 100% मिट चुका है, 100% एलिविएट हो चुका है? नहीं, राइट? अभी भी डिस्क्रिमिनेशन कहीं कहीं प्रिवलेंट है. सो दैट इज़ वाई वी कैन नॉट से कि अगर हमें पॉलिटिकल रूप से फ्रीडम है या इक्वलिटी है या जस्टिस प्राप्त है, इट इज़ लाइक कि सोशल या इकोनॉमिक केस में भी हमारे पास वो 100% होगा. नहीं, क्योंकि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ने अश्योर किया है, बट ये दोनों जो आइडियल्स हैं या ये दोनों जो पैरामीटर्स हैं वो पीपल एज वेल एज गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि गवर्नमेंट उस चीज़ पर कैसे एक्शन ले रही है एंड पीपल क्या उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या नहीं. ठीक है, तो यहीं पे आप बताना चाह रहे हैं पीपल में एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स. हमारे पास पॉलिटिकल राइट है, सबके पास है, एवरीबडी हैज़, बट स्टिल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट सोशली बिकॉज ऑफ देयर कास्ट और पावर्टी. ठीक है, उनके अपने स्टेटस, अपनी कास्ट की वजह से या पावर्टी की वजह से वो स्टिल डिस्क्रिमिनेट होते हैं. एंड दिस इज़ द रियलिटी ऑफ सोसाइटी. Some people may have a privileged place in society while others are deprived even of basic necessities. कुछ लोग बहुत अमीर है, rich है, एकदम rich है, but some of them are poor and they are even below the poverty line. Some are able to achieve whatever goals they set for themselves. कुछ लोग तो जो भी goal they want to achieve in life, they just achieve it. But कुछ क्या है, they are even unable to go to school so that they can have decent jobs in the future. Even they are not able to fulfill their basic necessities. Basic necessities of life क्या होती है बताओ? Basic necessities is like आपके पास basically it's like you should have food, है ना, you should have a house, you should have clothes, you should have some infrastructure, you should have health, proper education, but some of them are not even fulfilled to that, fulfill that in their lives because of their conditions. For them freedom is still a distant dream. बहुत ही दूर का सपना उनके लिए फ्रीडम बन जाता है जिनको अपनी बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल करने का मौका नहीं मिल पाता. तो फर्स्ट आंसर तो हमें मिल गया कि अभी पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना रेलेवेंट क्यों है. Though we have achieved freedom and equality in the political sphere, we have not still achieved it yet in the social as well as the economic sphere. ये उस पॉइंट का जिस्ट था. सेकेंडली अगर देखते हैं तो दो फ्रीडम इज गारंटीड इन आर कॉन्स्टिट्यूशन. फ्रीडम तो हो गया है गारंटी. वी इनकाउंटर्ड न्यू इंटरप्रिटेशंस ऑल द टाइम. ठीक है, एंड इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए आप लोग सारा चैप्टर पढ़िएगा, क्योंकि फ्रीडम का सिर्फ एक मतलब नहीं होता, फ्रीडम के कई एस्पेक्ट्स होते हैं. यू नो वॉट, इट्स लाइक एक लाइन आपको पढ़ने का मिलेगा इन द फ्यूचर. क्या इन द फ्यूचर, क्या ज्योग्राफी में पढ़ने को मिलेगा कि रियलिटी जो होती है ना, रियलिटी, इफ यू टॉक अबाउट रियल थिंग्स, ठीक है, जो कि हमारे इमेजिनेशन के परे हैं, जो रियलिटी है, जो प्रैक्टिकल लाइफ है, या फिर जो भी यू कैन से प्रैग्मेटिक अप्रोच अगर हम किसी चीज़ को लेते हैं, तो दैट इज़ मल्टी फेसेटेड. ठीक है, रियलिटी इज़ ऑलवेज मल्टी फेसेटेड या मल्टी डायमेंशनल बोल सकते हैं. कभी भी रियलिटी को हम एक सेंस में नहीं देख सकते हैं. ठीक है, कोई आप टॉपिक सोच रहे हो, आप उसी के कितने ही पहलू देख लो तब भी पढ़ेंगे, है ना. तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है कि हमें डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हमेशा मिलते रहते हैं कि फ्रीडम को कैसे 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 हम शेप कर सकते हैं. दिस इज़ अ बिट लाइक प्लेइंग अ गेम. किसी गेम को प्ले करके देख लो. एज वी प्ले चेस और क्रिकेट, वी लर्न हाउ टू इंटरप्रेट द रूल्स. ठीक है, जैसे जैसे हम खेलते जाते हैं, जैसे मान लो हम फ्रीडम प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जब तक कि हम उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक हम फ्रीडम में जिएंगे नहीं, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि इसके कितने और पहलू हो सकते हैं. जस्ट लाइक कि अगर हम चेस या क्रिकेट खेल रहे हैं, जब तक हम उसे खेलेंगे नहीं, तब तक हमें उतने रूल्स में क्लैरिटी नहीं मिलेगी. इन द प्रोसेस वी डिस्कवर न्यू एंड ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ द गेम इटसेल्फ. ठीक है, कि चेस कैसे खेला जाता है, क्रिकेट कैसे खेला जाता है, हमें इवन उसके ही बारे में हमें और पता चलता है. क्यों? क्योंकि हम उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं. इन द प्रोसेस वी डिस्कवर न्यू एंड ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ द गेम इटसेल्फ. दैट्स व्हाट वी डू. Similarly, the fundamental rights guaranteed by their constitutions are continually being reinterpreted in response to new circumstances. वही बात मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे जैसे सर्कमस्टांस चेंज हो रहे हैं, जैसे जैसे न्यू ट्रेंड्स आ रहे हैं, जैसे जैसे वर्ल्ड चेंज हो रही है, इंडिया चेंज हो रही है, लोग चेंज हो रहे हैं, लोगों की थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो रही है, वैसे वैसे हम नए इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन की. एंड जो भी हमें लगता है तो हम उसको अमेंड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में. फॉर इंस्टेंस अगर बात कर ले, एग्जाम्पल दे दें, द राइट टू लाइफ. अब देखो क्या होता है, राइट टू लाइफ हैज़ बिन इंटरप्रेटेड बाय द कोर्ट्स टू इंक्लूड अ राइट ऑफ लिवलीहुड एज वेल. देखो, राइट टू लाइफ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एक राइट है, ठीक है.
तो राइट टू लाइफ का आप क्या मतलब समझते हो? राइट टू लाइफ मतलब जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, कि यस इट्स लाइक कि हमें कोई मार नहीं सकता, हमें जीवन जीने का अधिकार है, वी कैन लिव द वे वी वांट। बट अगर लिव की बात कर रहे हैं तो लिव के साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग आ जाती है, दैट इज फुलफिलिंग योर बेसिक नेसेसिटीज़। बेसिक नेसेसिटीज़ इन द सेंस राइट टू हैव अ लिवलीहुड, कि आप जी रहे हो, अगर ऐसे जी रहे हो कि आप जेल में हो या फिर आप बिना खाने के जी रहे हो, बिना पानी के, बिना हवा के जी रहे हो, तो उस जीने को जीना नहीं बोलेंगे, है ना? तो वही यहाँ पे बात की जा रही है। सो इसीलिए इफ वी आर टॉकिंग अबाउट राइट टू अ लाइफ, दैट मीन्स वी आर इनडायरेक्टली टॉकिंग अबाउट राइट टू अ लिवलीहुड एज वेल, जस्ट बिकॉज लिवलीहुड ही वो बेसिस है जिसपे राइट टू लाइफ हमें मिल सकती है। लाइफ अगर ऐसी हो जो कि मीनिंगलेस हो, जहाँ पर हमें अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ प्राप्त नहीं है, तो इसका मतलब लाइफ नहीं होता। इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास राइट टू लाइफ है जब तक कि हम उसमें अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफिल ना करें। बेसिक नेसेसिटीज़ आपको पता है, रोटी कपड़ा मकान, एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर, द हेल्थ, एजुकेशन, बेसिक थिंग्स, एम्प्लॉयमेंट, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, यू नो, राइट टू प्रोसेस एंड यू नो प्रोफेस आर रिलीजन, फ्रीडम होना चाहिए। तो ये सारी जो भी इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं, अगर वो लाइफ में नहीं है तो दैट इज़ नॉट कॉल्ड अ लाइफ। तो इसीलिए हमें एक इंटरप्रिटेशन पता चला, नया इंटरप्रिटेशन पता चला राइट टू लाइफ का, कि हमें राइट टू लिवलीहुड भी होना ज़रूरी है। लिवलीहुड का क्या मतलब होता है? इट्स लाइक जीवन यापन। तो अगर जीवन में आप जीवन यापन नहीं कर रहे हैं, आप चीज़ों को कर नहीं रहे हैं, आप एक मीनिंगलेस लाइफ जी रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट डन। ठीक है, तो ये हमें एक नया इंटरप्रिटेशन पता चला। अब सेकेंड चीज़ की अगर बात कर लें, तो एक होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन हैज़ बिन ग्रांटेड थ्रू अ न्यू लॉ। अब टाइम बाय टाइम हमें ये था कि पीपल को पता होना चाहिए कि कैसे डिसीजन मेकिंग हो रही है, या फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो न्यू पॉलिसीज़ हो रही है वो किस बेसिस पर बन रही है, या फिर कि हम क्वेश्चन कर सकते हैं या नहीं अगर हमें कुछ नहीं सही लगे। तो दैट इज़ वाई वी हैव बिन ग्रांटेड RTI, दैट इज़ कॉल्ड राइट टू इन्फॉर्मेशन, है ना? सोसाइटीज फ्रीक्वेंटली इनकाउंटर न्यू चैलेंजेस विच जनरेट न्यू इंटरप्रिटेशन। देखो, हमें न्यू इंटरप्रिटेशन या फिर नए एस्पेक्ट्स या फिर चीज़ों के नए पहलू, है ना, कैसे पता चलते हैं? मतलब अपने आउट ऑफ द बॉक्स आ जाते हैं, हमारे दिमाग में आ जाते हैं? नहीं। जब तक कि सोसाइटी चेंजिंग टाइम के साथ, चेंजिंग ट्रेंड्स के साथ नए चैलेंजेस को फेस नहीं करेगी, उसे नहीं पता चलेगा कि हमें नया लॉ क्या ऐड करना है। जस्ट बिकॉज इस टाइम पे या कंटेम्प्रेरी टाइम पे हम अपनी आसपास की ज़िंदगी में नई चीज़ें फेस करते हैं, नए चैलेंजेस फेस करते हैं, तो इसीलिए वी आर बाउंड टू थिंक ऑन द न्यू पर्सपेक्टिव। ठीक है, इसीलिए हम एक तरह से बंध जाते हैं कि नहीं, हमें दूसरे एंगल से भी सोचना बहुत ज़रूरी है, और जब तक हम दूसरे एंगल से सोचते हैं, दैट इज़ हाउ वी गेट अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ सर्टन थिंग्स। द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन अमेंडेड, इसीलिए expanded over time through judicial interpretations and government policies which are designed to address new problems आते गए। इसीलिए इवन फंडामेंटल राइट, जिसको नाम दिया गया कि फंडामेंटल है, इसको तो कुछ नहीं कर सकते, बट नहीं, फंडामेंटल राइट्स में भी हमें कुछ अमेंडमेंट्स करने पड़े जस्ट बिकॉज ऑफ द चेंजिंग प्रॉब्लम्स। किसके थ्रू हमने किया? जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के थ्रू किया और गवर्नमेंट पॉलिसीज के थ्रू किया, वो तो नॉर्मल सी चीज़ है। ठीक है, अब थर्डली देख लेते, तो हम देखो बात क्या कर रहे हैं, ये याद रखना, हम ये बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी हम क्यों पढ़ रहे हैं, लाइक क्यों इन द सेंस रेलिवेंट क्यों है। तो पहले तो हमने देख लिया कि जस्ट बिकॉज वी डोंट हैव पॉलिटिकल, वी हैव जस्ट पॉलिटिकल स्फीयर में चीज़ें, ना कि सोशल और इकोनॉमिक स्फीयर में। सेकेंड हमने पढ़ा कि फ्रीडम ही है अगर देखा जाए, तो उसके भी हमें कई इंटरप्रिटेशन मिलते रहते हैं विद द चेंजिंग टाइम। थर्ड देखो, एज आर वर्ल्ड चेंजेस वी में डिस्कवर न्यू डायमेंशंस ऑफ फ्रीडम एज वेल एज थ्रेट्स टू फ्रीडम। सेकेंड में तो हमने इंटरप्रिटेशन की बात की। इंटरप्रिटेशन मतलब कि फ्रीडम को हम किन किन एंगल से जज कर सकते हैं या उसमें क्या क्या ऐड कर सकते हैं। बट अभी हम बात कर रहे हैं फ्रीडम के डायमेंशन की एज वेल एज थ्रेट्स की, कि हमें पॉजिटिव्स के साथ साथ नेगेटिव्स भी देखने होंगे कि एक ही चीज़ के कितने एस्पेक्ट्स हो सकते हैं इन पॉजिटिव स्फीयर एज वेल एज द नेगेटिव स्फीयर। फॉर इंस्टेंस, क्योंकि ऑब्वियसली विदाउट एग्जाम्पल हमें नहीं समझ में आएगा, क्या कि ग्लोबल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज द यू कैन से इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये भी बोल सकते हैं, इज मेकिंग इट ईजियर फॉर द एक्टिविस्ट टू वर्क विद ईच अदर। ठीक है, हमारा कनेक्शन बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग हो गया है अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर प्रोटेक्टिंग ट्राइबल कल्चर एज फॉरेस्ट। अगर फॉरेस्ट और ट्राइबल कल्चर की बात करें तो इतना हम लोग कम्युनिकेट कर चुके हैं, हम लोग इतना इंटरैक्ट करते हैं साथ में कि चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है, ये तो पॉजिटिव हो गया, वेरी नाइस, वेल एंड गुड। बट इट ऑल्सो इनेबल्स टेररिस्ट एंड क्रिमिनल्स टू नेटवर्क। देखा जाए तो अगर आप इतनी चीज़ें पब्लिक करोगे, इतना इंटरेक्शन करोगे, इतना अच्छा आपका कम्युनिकेशन नेटवर्क होगा,
तो जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो इलीगल चीज़ें हैं, लाइक टेररिस्ट हो गया, क्रिमिनल हो गया, उनके लिए भी तो आसान होगा, जस्ट बिकॉज इट इज़ ग्लोबल। ग्लोबल में हम किसी एक सेक्शन के लिए तो करते नहीं है, हमारा सारा दुनिया है। तो दैट इज़ वाई दिस इज़ वेयर द नेगेटिविटी स्टार्ट्स इनहेंसिंग। मोर ओवर, इंटरनेट कॉमर्स की अगर बात कर लें, लाइक नेट बैंकिंग एंड ऑल, इज ऑल सेट टू इंक्रीज इन द फ्यूचर। काफ़ी ज़्यादा हो गया और काफ़ी आसान भी हो गया है ऑब्वियसली। दिस मीन्स दैट द इन्फॉर्मेशन वी गिव अबाउट आवर सेल्स ऑनलाइन टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट बी प्रोटेक्टेड, है ना। कि इंटरनेट बैंकिंग की बात कर ली जाए या फिर कोई और शॉपिंग साइट की बात कर दिया या बैंकिंग की ही बात कर ले, तो वहाँ पे हम सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अपने एक डिजिटल स्क्रीन पे पुट ऑन करते हैं। what if that information is being misused by some other authority, अगर वो protected नहीं है, तो secured रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। so even though नेटिजन एक टर्म आ गया कि सिटीजन ऑफ द इंटरनेट, जो भी इंटरनेट यूज़ करते हैं उनको नेटिजन्स बोलते हैं, डू नॉट लाइक द गवर्नमेंट कंट्रोल, दे रिकॉग्नाइज दैट some form of regulation is necessary to safeguard individual security and privacy। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम अपने सिक्योर्ड चीज़ों को पब्लिक कर रहे हैं एक तरह से, सो दैट इज़ वाई वी नीड सिक्योरिटी। सो इवन इफ दे डोंट लाइक गवर्नमेंट, इवन इफ दे आर लाइक कि मुझे गवर्नमेंट में नहीं जाना, गवर्नमेंट में मतलब कौन नहीं जाएगा, मतलब गवर्नमेंट के यू नो पॉलिसीज़ एंड लॉज में मुझे नहीं पढ़ना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट फिर भी दे आर बाउंड। क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ें हैं, इवन गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी है वो भी इंश्योर करता है, जो सिक्योरिटी है, लॉज एंड के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो सब कुछ गवर्नमेंट इंश्योर करेगा। तो इनडायरेक्टली लोगों को गवर्नमेंट से कोई एक्सपेक्टेशन रखनी ही होगी ताकि वो इंडिविजुअल लाइफ में, प्राइवेसी लाइफ में अपने सिक्योर रहें। एज अ रिजल्ट क्वेश्चंस आर रेज्ड रिगार्डिंग हाउ मच फ्रीडम शुड बी गिवन टू पीपल यूजिंग द इंटरनेट। क्या फ्रीडम दे भी रहे हो तो उसका कोई एक्सटेंट होना चाहिए, अनलिमिटेड कुछ चीज़ें होंगी तो वो नहीं चलेगा। दैट्स वॉट वी हैव अ टर्म कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स, जो कि हम फ्रीडम वाले चैप्टर में काफ़ी अच्छे से पढ़ने वाले हैं। कॉन्स्टेंट क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ अगर अनलिमिटेड हो तो वो इवेंचुअली हार्म कॉज करती है, बट अगर हमारे पास कुछ रीज़नेबल कांस्टेंट है, वो रीज़नेबल वर्ड भी आ जाता है, रीज़नेबल कांस्टेंट है, तो ही हम सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, शुड दे बी अलाउड टू सेंड अनसॉलिसिटेड ईमेल्स टू स्ट्रेंजर्स, किसी को भी क्या भी भेज दो, ईमेल्स भेज दो। कैन यू एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स इन चैट रूम्स, है ना। शुड गवर्नमेंट्स be allowed to read private emails to track down terrorists? How much regulation is justified and who should regulate, or government or some independent regulator? Political theory has a lot to teach about possible answers to these questions and therefore is very very relevant. This is why we are studying political theory, क्योंकि freedom के ही काफ़ी dimensions हैं, trust me, freedom के ही काफ़ी dimensions हैं, negative है, positive है। Okay, so let us arrive to our next topic, that is called putting political theory to practice. In this textbook, we confine ourselves to the one aspect of political theory, that which deals with the origins, meanings and significance of the political ideas that we are familiar, such that freedom, equality, justice, citizenship, development, nationalism, secularism and so on and so forth। ठीक है, तो ये तो इतना तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि हम इस चैप्टर में एज वेल एज द अदर चैप्टर्स में हम पढ़ने क्या वाले हैं कि जो भी आइडियाज़ हैं, फंडामेंटल आइडियाज़ हैं, उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ, उनका मतलब क्या होता है, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। ठीक, कुछ आइडियाज़ के नाम भी दिए हैं, वो आपको पता है। When we begin a debate or argument on any topic, we usually ask what does it mean and how does it matter। ठीक है, अब यही बात जो है वो हमको पॉलिटिकल थ्योरी बताती है। कोई भी XYZ आइडियल है, फॉर एग्जाम्पल सोशलिज्म है, सोशलिज्म हमें क्यों पढ़ना है? पहली बात तो यही पूछ लेंगे कि क्या होता है, इससे पहले इवन क्यों पढ़ना है, और क्यों में ही हमें क्या का आंसर थोड़ा बहुत मिल जाएगा। तो इसके बाद हम पूछेंगे व्हाट इज सोशलिज्म, फिर हम पूछेंगे कि हाउ डज इट मैटर, इज इट रेलिवेंट, इज इट सिग्निफिकेंट, इज इट इम्पोर्टेंट फॉर आवर लाइफ, एंड दैट इज हाउ वी विल स्टडी ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। Political theorists have asked what is freedom or equality and provided diverse definitions। ठीक है, तो अब वही हमने हमेशा से बात की है, इवन अभी भी कर रहे हैं कि पॉलिटिकल थियोरिस्ट ने बता तो दिया है कि हाँ फ्रीडम क्या है, बट इवन दे हैव thought about various definitions of freedom as well as equality। Unlike in mathematics, जहाँ पे there can be just one definition of a triangle or a square कि हाँ triangle is a figure that is comprising of 3 sides, square is of 4 sides, जहाँ पे angle 90 डिग्री होता है each। ठीक है, वो तो समझ में आ रहा है, but if you talk about such ideals like justice, freedom, equality, तो इनके हमें काफ़ी dimensions मिलेंगे।
दिस इज बिकॉज, देखो आगे लिखा हुआ है, टर्म्स लाइक equality concerns our relationship with other human beings rather than with things. Very 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 relevant line. This is a line that will like make you interpret so much about your things. क्यों हमें मल्टीपल डायमेंशंस की बात करनी है? क्या कोई भी चीज़ एक चीज़ से रिलेटेड नहीं हो सकती? देखो, सो इफ़ यू टॉक अबाउट दीज थिंग्स लाइक ट्राइंगल्स, स्क्वायर्स, क्या ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ को अफेक्ट करती हैं? नो, राइट? बट इफ़ यू टॉक अबाउट आइडियल सच एज इक्वलिटी, है ना, फ्रीडम, ये सारी चीज़ें डायरेक्टली ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करती हैं. एंड गेस वॉट, ह्यूमन बींग्स हैव अ रिलेशनशिप विद ह्यूमन बींग्स, है ना. दीज थिंग्स हैव अ रिलेशनशिप विद ह्यूमन बींग्स, एंड इफ दे हैव सच काइंड ऑफ रिलेशनशिप, देन डेफिनेटली, जैसे कि हम हज़ारों दिन से पढ़ते आ रहे हैं, आई नो इट्स एग्जैगरेटिंग, बट जैसे कि हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि human beings have different kind of opinions, and that is why they have different viewpoints. They have diverse opinions, and this is why we have different interpretations for these ideals like equality, freedom, justice and so on. ठीक है, तो just because they have different opinions, they have different interpretations. Got it? Okay, so equality concern a relationship with the other human beings than with the things. कोई हम चीज़ की बात नहीं कर रहे, we are talking about human beings. Human beings, unlike other things, have opinions, yes, on issues like equality, and these opinions need to be understood and harmonized. सारे opinion को हमें नज़र में रखना है, just because अगेन ह्यूमन बींग्स के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं. किसी के लिए इक्वलिटी का मतलब कुछ और होगा, किसी के लिए कुछ और होगा. ठीक, हाउ डू वी गो अबाउट डूइंग दिस? लेट अस बिगिन विद आवर कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ इक्वलिटी इन डिफरेंट प्लेसेस. अब देखो, इक्वलिटी की बात कर रहे हैं हम, फ्रीडम की बात नहीं कर रहे हैं, फिलहाल हम इक्वलिटी की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो अब देखते हैं कि कितना परसेप्शन हो सकता है इक्वलिटी का. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. लेट्स जस्ट स्टार्ट. यू मे हैव नोटिस दैट पीपल ऑफन जम्प द क्यू मतलब होता है लाइन. ठीक है, कोई लाइन लगाया है एंड ऑल. ठीक है, तो क्यों इन शॉप्स, ऑन डॉक्टर्स वेटिंग रूम्स और गवर्नमेंट ऑफिस, कहीं पे भी लाइन लगी हुई है. फॉर एग्जांपल किसी एक इंस्टीट्यूशनल प्लेस पर, तो वहाँ लाइन लगी हुई है, तो पीपल जंप करके आगे बढ़ जाते हैं, है ना. समटाइम्स दोज हु डू सो आर टोल्ड टू गेट बैक इन लाइन एंड वी फील ग्लैड. ठीक है, कभी कभी जैसे ऐसे लोग होते हैं कि वो जंप करके आगे बढ़ गए, तो अगर उनको बोला जाता है कि नहीं आपको पीछे लगना है, आप लाइन बाय लाइन चलिए, तो हमको अच्छा लगता है कि नहीं, दिस इज़ इक्वलिटी, वो बहुत अच्छा हो रहा है ये तो. ठीक है, हम सबको एक एक बार चांस मिलना चाहिए. ठीक है, सो समटाइम्स, अब देखो एक तो ये हो गया डायमेंशन. समटाइम्स दे गेट अहेड एंड फील चीटेड. क्यों? क्योंकि आगे बढ़ जाते हैं तो हमें लगा नहीं ये तो चीटिंग है, ऐसे नहीं होना चाहिए, दिस इज़ नॉट इक्वलिटी, दिस इज़ अनफेयर, दिस इज़ नॉट फेयर, है ना. वी रिसेंट दिस. क्यों? बिकॉज वी वॉन्ट इक्वल अपॉर्चुनिटी. ठीक है, हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए, इक्वलिटी चाहिए टू गेट गुड्स एंड सर्विसेज फॉर विच वी आर पेइंग. जिसके लिए भी हम पे कर रहे हैं, हम लाइन में खड़े हैं, सबको मौका मिलना चाहिए, सबको एक एक बार मौका मिलना चाहिए. जो पहले आया वो पहले पाएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो इक्वलिटी होनी चाहिए. So when we reflect on our experience, we understand that equality means equal opportunity for all. तो पहले एक्सपीरियंस से तो हमें ये पता चला कि इक्वलिटी, देखो फर्स्ट से हमें ये पता चला इक्वलिटी की अगर मीनिंग देख लें तो वो है इक्वलिटी इक्वल्स टू अपॉर्चुनिटी. ठीक है, अपॉर्चुनिटी जो कि इक्वल मिलनी चाहिए. यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कौन सी है कि हाँ, लाइन बाय लाइन हम लोगों को सर्व करेंगे, आगे पीछे एक बाय एक, वन बाय वन वी विल सर्व ईच एंड एवरी वन. ठीक, एट द सेम टाइम इफ देर आर सेपरेट काउंटर्स फॉर द ओल्ड एंड डिसेबल्ड. अब देखो यहाँ पे हम बात कर रहे थे इक्वल अपॉर्चुनिटी की. हाँ, एक एक करके हम सबको ट्रीट करेंगे, एक एक करके हम सबसे कस्टमर की तरह उसको ट्रीट करेंगे. बट इफ़ यू टॉक अबाउट सेपरेट काउंटर्स फॉर द ओल्ड एंड डिसेबल्ड, वी अंडरस्टैंड दैट स्पेशल ट्रीटमेंट में बी जस्टिफाइड. ठीक है, अगर कोई ओल्ड पर्सन, इसी की जगह कोई ओल्ड पर्सन होता तो यहाँ पर हमें बुरा फील नहीं होता, हम इवन ग्लैड ही फील करते कि येस दिस पर्सन इज़ ओल्ड, दिस पर्सन इज़ फिजिकली चैलेंज्ड, या फिर दिस इज़ डिसेबल्ड, तो इसीलिए इसके लिए तो स्पेशल प्रोविजन ज़रूरी है. तो एट द सेकेंड प्लेस वी ऑल्सो वांट कि स्पेशल ट्रीटमेंट भी मिलनी चाहिए लोगों को. ठीक है, स्पेशल ट्रीटमेंट भी मिलनी चाहिए लोगों को. फिर तो देखा जाए तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी वहाँ पे काम नहीं आएगी. क्यों? क्योंकि अगर सबको इक्वल मान लोगे तो स्पेशल ट्रीटमेंट कैसे मिलेगी.
That is why we talk about circumstances. This is why we talk about situations. This is what we talk about context. कि equality की जो different meanings है वो कहाँ से आती है हमारे पास? different context से. जो भी सिचुएशन होगी, जो भी सर्कमस्टांस होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें इक्वलिटी के नए नए परसेप्शंस मिलते जाएंगे. अभी तो ये दो है बस, चलो और देखते हैं. बट वी ऑल्सो नोटिस एवरी डे दैट मैनी पुअर पीपल कैन नॉट गो टू द शॉप or to a doctor because they have no money to pay for goods and services. Some of these people could be daily wage laborers, day laborers who are cutting stones or lugging bricks for long hours. If we are sensitive, we feel that it is not fair that in a society some members cannot even have their basic needs satisfied. We come to realize that equality must evolve some kind of fairness so that people are not unduly exploited and disadvantaged by the economic factors. देखो पहला हमने क्या देखा? पहला हमने देखा कि एक लाइन थी, ठीक है, उसमें सारे लोग खड़े हैं, सब इक्वल लेवल पे हैं, कोई डिसेबल्ड नहीं है या कोई गरीब अमीर कुछ नहीं है, सब इक्वल है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली है, लाइन बाय लाइन सबको ट्रीट किया जाएगा. सेकंड हमने देखा कि नहीं, उसी लाइन में कुछ लोग ओल्ड हैं, कुछ डिसेबल्ड हैं, तो उनके लिए हमें स्पेशल ट्रीटमेंट रखना ज़रूरी है क्योंकि वो सक्षम नहीं है उस चीज़ के लिए. सक्षम इन द सेंस दे आर नॉट केपेबल, है ना, दे आर नॉट केपेबल टू डू दैट. और एक होता है एलिजिबल, एक होता है एलिजिबल. तो उसकी बात अब अभी करेंगे. क्या कि ये जो लोग हैं, तीसरे टाइप के लोग, वो गरीब हैं, उनके पास पैसे ही नहीं हैं कि वो उन चीज़ों को या उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ को अफोर्ड कर सकें. एंड जस्ट बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड इट, उनके पास ये इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती उनको. तो इसीलिए people will feel कि we come to realize that equality must evolve some kind of fairness so that people are not unduly exploited. At least हमें कुछ ना कुछ बेसिक लाइन मिलनी चाहिए अपॉर्चुनिटी की कि सबको एक ही स्तर पर खड़ा कर दिया जाए और किसी को कोई भी अनजस्टिस या अनफेयरनेस के थ्रू ना गुजरना पड़े, ठीक है, अनड्यूली किसी को एक्सप्लॉइट ना होना पड़े या फिर कुछ भी डिसएडवांटेज्ड ना हो ऑन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स. तो ये तीन हमने इंस्टेंसेस पढ़े. पहला पढ़ा था क्या, रुको मैं इधर लिखा था ना मैंने, एक सेकेंड. यस, सो पहला हमने पढ़ा था इक्वलिटी इक्वल्स टू अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी इक्वल इक्वलिटी. सेकेंड हमने पढ़ा था स्पेशल ट्रीटमेंट. एंड थर्ड हमने पढ़ा था इकोनॉमिक फैक्टर्स के बीच का डिफरेंस, इकोनॉमिक फैक्टर्स के बेसिस पर डिफरेंसेस. ओके, सो ये तीन परसेप्शन हमने पढ़े इक्वलिटी के अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग कंटेक्स्ट. Okay, so we gotta consider the fact that there are many children who cannot go to school because they have to work to feed themselves. And most girl students in the poor household are pulled out of school to care for their younger siblings where parents go to work. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम रिलेट करना चाहें तो हम उस फैक्टर से भी रिलेट कर सकते हैं कि जहाँ हमें बताया गया था कि पॉलिटिकल राइट तो हमें है, हमारे पास है, बट ऐसे कई लोग हैं, कितने ही लोग हैं, कितनी ही पॉपुलेशन है जिनके पास पॉलिटिकल राइट होते हुए भी वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमिक कंडीशंस एज वेल एज द सोशल कंडीशंस. ठीक है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशंस की बात हो रही है कि कोई बच्चे ऐसे, कितने बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी फैमिली कंडीशन या फिर इकोनॉमिक कंडीशन नहीं सही होती है, तो इसलिए वो पढ़ने के बजाय उनका एजुकेशन का राइट को छोड़कर वो जाते हैं काम पर, वो डेली वेज लेबरिंग करते हैं या फिर कोई एक जॉब करते हैं ताकि वो अपनी इकोनॉमिक नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें. वैसे ही अगर गर्ल्स स्टूडेंट्स की बात की जाए तो वो अपने राइट टू एजुकेशन को नहीं फुलफिल कर पाती हैं जस्ट बिकॉज उनके पेरेंट्स घर पर नहीं रहते हैं, उनके पेरेंट्स बाहर जाते हैं इकोनॉमिक कंडीशन को सही करने, तो उन्हें घर पर घर का काम करना होता है, उनके सिबलिंग्स का ध्यान रखना होता है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. Even though the Indian Constitution guaranteed the right to primary education, we have this kind of right to all. This right remains formal only. क्यों? Because of conditions, because of circumstances, situations, परिस्थितियों के according. Again, we may feel that the government should do more for such children and their parents so that they are unable to go to school. इसीलिए हमें फिर लगता है कि नहीं, गवर्नमेंट को ही कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि उनकी कंडीशंस ऐसी हो सके, वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सके ताकि उनके बच्चे भी जा सके पढ़ने और अपनी राइट को फुलफिल करें. Thus, you may see that the idea of equality is very very complex. आपको लग रहा होगा कि कभी हम इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करें, कभी हम स्पेशल ट्रीटमेंट की बात करें, कभी हम इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, कभी हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल एज वेल एज इकोनॉमिक इक्वलिटी. तो कितने डायमेंशंस हैं? यस, उतने डायमेंशंस है जितने टाइप के पीपल हैं. इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स.
when we are in a queue or playground, we want equal opportunity. तब तो हम equal opportunity की बात करते हैं कि नहीं लाइन खड़ी है या फिर हम खेल रहे हैं तो नहीं, सबको एक एक बार मिलना चाहिए, सबको एक ही चांस है, या फिर सब एक 1 by 1 सबको चीज़ें मिलेंगी. बट इफ़ वी आर सफरिंग फ्रॉम अ डिसेबिलिटी वी वांट स्पेशल प्रोविजंस ऑल्सो. अगर हम ओल्ड हैं, अगर हम सीनियर सिटीजन्स हैं, अगर हम फिजिकली डिसेबल्ड हैं, तो हमें स्पेशल ट्रीटमेंट भी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर हम लोगों के सेम लेवल पर नहीं रहेंगे, उस टाइम पर इक्वल अपॉर्चुनिटी काम नहीं आएगी. बट इसको भी इक्वलिटी के ही अंतर्गत रखा जाता है. हम स्पेशल प्रोविजंस देने को इनइक्वलिटी का नाम नहीं दे सकते. आपको लग रहा होगा कि सबको तो इक्वलिटी देना चाहिए, सब तो एक ही स्तर पर खड़े रहेंगे, तो हम इनको क्यों स्पेशल प्रोविजन दे रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ देयर सर्कमस्टांसेस. तो इसको इक्वलिटी का ही एक डेफिनेशन कहेंगे. When we cannot afford basic needs, जो थर्ड में हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक नीड्स की बात हो रही थी, कि जब हमारे पास बेसिक नेसेसिटीज़ फुलफिल नहीं होती हैं तो भी इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है इनफ है, तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऐसे कोई मेजर्स लें कि हमें बेसिक नीड्स तो एटलीस्ट फुलफिल हो जाए. वी मस्ट बी एबल टू गो टू स्कूल. अब ये फोर्थ वाले कॉन्टेक्स्ट की बात कर रही है, कि बात की जा रही है मतलब कि we must be enabled to go to school or get help through proactive measures such as fair distribution of resources, decent wages, subsidized hospitals, etc. This requires that some agency be made responsible to ensure fairness. तो इसीलिए अगर फोर्थ वाली बात की जाए कि चिल्ड्रन जो थे या फिर वो जो गर्ल स्टूडेंट्स थी वो अपनी नीड्स फुलफिल क्यों नहीं कर पाई थी? नीड्स तो उनकी फैमिली की पूरी हो रही थी, नीड्स तो उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ फुलफिल हो रही थी, बट व्हाट अबाउट दोज एक्स्ट्रा नीड्स लाइक एजुकेशन, लाइक प्रॉपर हेल्थ? वो सब नीड्स तो तभी फुलफिल होंगी ना जब उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ फुलफिल होंगी. अब बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफिल करने के लिए हम किस पर डिपेंडेंट हैं? येस, वी आर डिपेंडेंट ऑन एन एजेंसी दैट इज़ कॉल्ड गवर्नमेंट. गवर्नमेंट से ही हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, और किससे रखेंगे बताइए? गवर्नमेंट से ही हम ऐसी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि वो ऐसे लॉज बनाएं, वो ऐसे मेजर्स लें ताकि हमें एटलीस्ट फेयर डिस्ट्रीब्यूशन मिले हर चीज़ों का. फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस हो, रिसोर्सेज हो, हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिले, हॉस्पिटल्स रहें, इक्वल हेल्थ केयर मिले, हमें एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाए, ताकि हम हर एक पर्सन को इक्वल स्तर पर यानी इक्वल लाइन पर खड़ा कर सके. फिर वो आगे चाहे जो करे, ठीक है, फिर वो उनकी लाइफ है, बट एटलीस्ट इक्वलिटी तो मेंटेन करें. यस. So the reason why we have many definitions is because the meaning of equality is highly dependent upon the context. वो हमने पढ़ चुका है. We started with what it meant for ourselves and then proceeded to consider other. पहले तो हम खुद के बारे में सोचे कि हाँ मेरे लिए क्या इक्वलिटी मैटर करती है, कैसे मैं समझूंगा अपने लिए, मेरे सर्कमस्टांसेस से क्या इक्वलिटी रिलेट करती है. बट वी ऑल्सो कंसीडर इट फॉर द अदर जस्ट बिकॉज we have different kinds of people. Some are youthful, some are normal adult people, some are seniors, old age, some are disadvantaged, some are skillful, some are they have just kind of bad health, some are not educated. So we have different kinds of people, और उनके लिए इक्वलिटी की definitions भी different होंगी क्योंकि उनके circumstances different है. ये हमने काफ़ी बार पढ़ा है. We discovered many layers of meaning. We have been doing political theory without even realizing it. समझ में आया क्या बोलने की कोशिश करा है कि हमने यही तो किया है. हमने लोगों की नीड्स और डिमांड्स पर फोकस किया है कि कितने टाइप के लोग हैं, उनकी कितनी वैरिड डिमांड्स हो सकती हैं, उनके कितने वैरिड ओपिनियंस हो सकते हैं. तो इसी को तो पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं. यस, हमने एक टर्म लिया इक्वलिटी, देखा कि क्या होता है, फिर हमने डिफरेंट कंटेक्स्ट लिए, फिर उसके अकॉर्डिंग सोचा कि इसके अकॉर्डिंग इक्वलिटी की डिफरेंट मीनिंग्स क्या हो सकती है, डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस क्या हो सकते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड पॉलिटिकल थ्योरी. और जो हम हर एक चैप्टर में, ट्रस्ट मी इट्स गोना बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, फ्रीडम हो, इक्वलिटी हो, सिटीजनशिप हो, सेक्युलरिज्म हो, सोशलिज्म हो, फ्रेटर्निटी हो, कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे, हर एक चीज़ की हमें डिफरेंट एस्पेक्ट पता चलेगा. Political theorists clarify the meaning of political concepts by looking at how they are understood and used in ordinary language. तो यही काम है पॉलिटिकल थ्योरी का भी और पॉलिटिकल थियोरिस्ट का भी. उनका यही काम है कि वो डिफरेंट कंसेप्शंस को, डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ को, डिफरेंट पॉलिटिकल कंसेप्ट को देखेंगे, अंडरस्टूड करेंगे कि क्या है, कैसे है, कितना सिग्निफिकेंट है, इसकी डिफरेंट मीनिंग्स क्या है. They also debate and examine diverse meanings and opinions in a systematic manner. ठीक, according to different people and their circumstances.
व्हेन इज़ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इनफ, कब इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कब एप्लीकेबल होनी चाहिए, कब हमें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, कब हमें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए एंड कितना मिलना चाहिए, कितना, हाउ फार एंड फॉर हाउ लॉन्ग शुड द पुअर चिल्ड्रन, इकोनॉमिक सर्कमस्टांसिस की बात हो रही है, शुड द पुअर चिल्ड्रन बी गिवन मिड डे मील्स, है ना, टू इनकरेज देम टू स्टे इन स्कूल, लाइक just because they are not good enough, they are not good enough in the sense they are not enough to have their basic needs fulfilled. That is why क्या हम उनको मिड डे मील स्कीम प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि दे आर इनकरेज टू स्टे इन स्कूल की, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स लाइक उनको खाना भी मिलेगा, so obviously they are interested more to be in school just because their needs are being fulfilled. To encourage them to stay in school, these are some questions which they address. As you can see, these issues are eminently practical, बहुत ज़्यादा practical है, कुछ भी हम imaginative या factual तो बातें कर ही रहे हैं, मतलब कि we are not talking about anything unrealistic. We are very very practical right now just because we are looking at the contemporary needs of India. We are looking at the contemporary needs of this whole world, this society, and that is why which is very very practical. They provide guidelines for framing public policies on education as well as employment, कि how much it is important to focus on this employment as well as education, क्योंकि जब तक ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी, भले ही कितनी भी बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल हो जाए, India will not develop as a nation, है ना, societies will not develop as societies, so that is why they are very very important. As in the case of equality, so also in the case of other concepts, political theories engage with everyday opinions. Yes, everyday opinions matter क्योंकि चीज़ें बदलती रहती हैं according to circumstances. Debate possible meanings and trash out policy options. Freedom, citizenship, right, development, justice, equality, nationalism, secularism are some of the concepts that will be studied in the following chapters. और जो भी चैप्टर्स हम पढ़ेंगे वो इसी कंसेप्ट से, इसी फंडामेंटल्स पर बेस्ड रहेगा कि वो थ्योरी क्या है, क्यों है, कितनी इम्पोर्टेंट है और उनके डाइवर्स ओपिनियंस क्या है. ठीक है, वेरी नाइस. ओके, सो हमने ये तो पढ़ लिया कि हम पढ़ते क्या है पॉलिटिकल थ्योरी में, बट वंस अगेन जैसे कि हमने देखा था कि रेलेवेंट क्यों है पॉलिटिकल थ्योरी, वैसे ही एक और क्वेश्चन आता है कि एक्चुअली वाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी. रेलेवेंसी तो हमने देख ली कि हाँ यहाँ काम आ सकता है, इसलिए इंटरप्रिटेशन के लिए ये वो, बट हम क्यों पढ़ें, लाइक वाई वी शुड रीड दैट. ठीक है, so we may have political ideas, but do we need to study political theory? Is it not more suited for politicians who practice politics? मतलब हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम पॉलिटिशियंस थोड़ी हैं, हम कोई लीडर थोड़ी ना है, हम कोई मिनिस्टर थोड़ी ना है कि हमें पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना है, पॉलिटिक्स थ्योरी के बारे में पढ़ना है एंड सो ऑन. और दोज हु टीच पॉलिटिकल थ्योरी, हम कोई एकेडमिक्स में भी काम नहीं करते हैं या फिर हम कोई टीचर या प्रोफेसर भी नहीं है कि हम पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में पढ़ रहे हैं. और फॉर लॉयर्स या जजेस, वी डोंट डू दीज थिंग्स, वी डोंट हैव दीज ऑक्यूपेशंस हु इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज. ऑल फॉर एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट, कि हाँ उन्हें अपने थॉट्स प्रोसेसेस जो भी है उनके दिमाग में उन्हें वो जर्नलिज्म के थ्रू बताना है. ठीक है, हम वो भी नहीं है. हु एक्सपोज एक्सप्लॉयटेशन एंड डिमांड न्यू राइट्स. व्हाट डू वी, high school students, we are in 11th right now, so why should we study this kind of political theory? What is the relevance, what is the need to study that? What will we gain by knowing the meaning of freedom or equality? हमें क्या ज़रूरत है भाई पढ़ने की? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले देखो, पॉलिटिकल थ्योरी इज रेलेवेंट फॉर ऑल द अबव ऑक्यूपेशन. पहले तो हमने जितना भी पढ़ा कि एक्टिविस्ट हो सकते हैं, जर्नलिस्ट हो सकते हैं, या फिर पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, लॉयर्स हो सकते हैं, एकेडमिक्स में जा सकते हैं, तो पहले तो इतने लोगों के लिए तो एकदम सही है. किसी को अगर ये सब बनना है तो एज हाई स्कूल स्टूडेंट्स वी मे चूज वन ऑफ द अबव प्रोफेशन. ठीक है, कुछ ना कुछ तो हम बनेंगे ही, तो आफ्टरवर्ड्स तो हमें हेल्प करेगा इन द फ्यूचर, एंड सो इनडायरेक्टली इट इज रिलेवेंट फॉर अस इवन नाउ. ठीक है, अभी से ही पढ़ ले रहे हैं. Do we not learn mathematics, although not of us will become mathematicians or engineers? मतलब हम सबको तो नहीं इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स में, है ना. some of us have opted science, some of us have opted for commerce, some of us has opted for humanities. तो सबको तो नहीं इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स में, but still we should know basic mathematics in order to live in this life. ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन होता है हमारी जनरल लाइफ में, हमारी लाइफ स्टाइल में. दैट इज वाई वी नीड टू स्टडी मैथमेटिक्स. सो बेसिकली फर्स्ट रीजन ऑफ स्टडिंग पॉलिटिकल थ्योरी इज कि हम कोई ना कोई प्रोफेशन तो इन फ्यूचर चूज करेंगे.
तो इसीलिए पॉलिटिकल थ्योरी बहुत ही रेलिवेंट है अगर हम अभी से ही इसको पढ़ना शुरू कर दें। जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, हमें मैथमेटिक्स बनना नहीं होता, मैथमेटिक्स में डिग्री नहीं लेनी होती है, मैथमेटिशियन नहीं बनना पड़ता है, या फिर समटाइम्स वी डोंट वांट टू बी इंजीनियर्स ऑल्सो, बट वी हैव टू लर्न एटलीस्ट बेसिक मैथमेटिक्स ताकि हम सोसाइटी में रहने के काबिल बन सकें, एंड इवन इट विल ऑल्सो हेल्प इन जनरल। सो यस, सेकेंड वन क्या बोलना चाह रहा है कि वी ऑल आर गोइंग टू बी सिटीजन्स इंटाइटल्ड टू वोट, है ना। देखो, पॉलिटिक्स से सबको ही जुड़ना है, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन ले, ठीक है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो एडुकेटर हो, आई एम सॉरी, चाहे वो इवन पॉलिटिशियन ही क्यों ना हो, एवरीबडी हैज़ टू बी अलाइंड विद द पॉलिटिक्स। क्यों? क्योंकि अगेन हमने पहले पढ़ा हुआ है कि गवर्नमेंट से सब लोग, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ में सबको इंटरेस्टेड है, क्योंकि गवर्नमेंट से ही हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे लिए लॉज एंड पॉलिसीज़ बनाए ताकि हम उन पर डिपेंड कर सके कि वो हमारी नीड्स और एस्पिरेशंस को फुलफिल कर रहे हैं। Yes, so we all have voting rights according to universal adult franchise that is in India and decide other issues as well. ठीक है, टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली, जस्ट कि हम, हमारा वोट वेन में ना जाए, हमारा वोट वेस्ट ना हो, हमें जो भी लीडर को चूज़ करना है, जो भी कैंडिडेट को चूज़ करना है, इट हैज़ टू बी रीजनेबल, है ना, कुछ रीजंस के थ्रू होना चाहिए। और वो रीजनिंग कब हमें समझ में आएगी, हम ऑलरेडी उसको फर्स्ट पेज या सेकंड पेज पे ही हमने पढ़ा था कि रीजनिंग प्रोवाइड करता है पॉलिटिकल थ्योरी। जब तक कि हम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तब तक कि हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारे येस या नो के पीछे रीज़न क्या है ना। सो दैट इज़ वाई वी नीड टू स्टडी अबाउट पॉलिटिकल थ्योरी, ताकि हम रीजनिंग के साथ एनालाइज कर सकें कि कौन एक बेटर कैंडिडेट है, एंड ताकि हम अपना वोट प्रॉपरली अच्छे से दे सकें। टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली इट इज़ हेल्पफुल टू हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ द पॉलिटिकल आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशन। अभी हम जो भी पढ़ेंगे 11th में, दैट इज़ वेरी बेसिक। अभी हम ग्रेजुएशन लेवल पे चीज़ें नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं। इवन कॉन्स्टिट्यूशन के भी बारे में अगर बात की जाए, वी आर टॉकिंग अबाउट द बेसिक्स। So that is why we need to have a basic about political ideas and institutions that shape the world we live in. Just because it is very real, है ना। तो अगर रियल चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग रेलिवेंट फॉर श्योर. In the information society, it is crucial that we learn to be reasonable and informed if we are to participate in Gram Sabhas or offer our views in websites and polls. Even if we are using websites, even if we are using Quora.com, even if we are responding to a particular question जो किसी ने पूछा है, तब तक जब तक हम रीजनेबल नहीं बनेंगे, जब तक कि हम प्रैक्टिकल नहीं बनेंगे, प्रैग्मेटिक नहीं बनेंगे, आइडियोलॉजिकल नहीं बनेंगे, तब तक कि हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारी येस या नो के पीछे वंस अगेन कौन सा रीज़न है, या फिर हमें जो भी डिसाइड करना है इन ग्राम पंचायत में कोई डिसीजन मेकिंग हो रही है, या फिर पोल हो रहा है, या फिर वेबसाइट्स पे कुछ ओपिनियंस डाले जा रहे हैं, तो उसके पीछे रीज़न क्या है वो हमें पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने के बाद ही पता चलेगा. तो इफ वी सिंपली एक्सप्रेस आर्बिट्ररी प्रेफरेंसेस, मतलब कि अगर हम अपनी बातों को रख रहे हैं, अपने ओपिनियंस को रख रहे हैं, अपने प्रेफरेंसेस को रख रहे हैं, बट दे आर आर्बिट्ररी, लाइक दे आर आउट ऑफ नो रीज़न, वी आर जस्ट सेइंग कि हाँ मेरे अनुसार ये बात है, अब क्यों है कैसे है मुझे नहीं पता, वी विल नॉट बी वेरी इफेक्टिव, है ना. मेरी बातों को या आपकी बातों को कोई भी विश्वास नहीं करेगा, ठीक है. हमारी बातों पर किसी का भी विश्वास नहीं रहेगा जस्ट बिकॉज वी डोंट हैव एनी रीज़न टू कंप्लाई विद, है ना. सो बट इफ वी आर थॉटफुल एंड मेच्योर इनफ, वी कैन यूज़ द न्यू मीडिया टू डिस्कस एंड एक्सप्रेस आवर कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है. अगर हम थॉटफुल हैं, हमारे पास थिंकिंग है, जो भी हम XYZ आर्गूमेंट जो भी एक्सप्रेस कर रहे हैं उसके रीजंस हैं हमारे पास, उसके आर्गूमेंट्स हैं, then we are thoughtful, then we are mature, and that's how we can use the new media to discuss as well as express our common interests जो भी हम society से रखते हैं. Yes, so here is another example. As citizens, we are a bit like the audience in a music concert. For example, एक music concert हो रहा है, हम audience की तरह हैं, people हैं, public है, हम बैठे हैं देख रहे हैं. We are not the main performers interpreting the song and melody. हम main performers नहीं है कि हमें एक एक चीज़ पता हो, मेलोडी की कौन सी नोट्स होती है, कौन सी सिंगिंग होती है, बट वी सेट द एजेंडा एंड अप्रिशिएट द आउटपुट एंड पुट इन न्यू रिक्वेस्ट जस्ट बिकॉज वी आर द ऑडियंस. और जो भी चीज़ें हो रही हैं, लाइक जो भी कॉन्सर्ट हो रहा है वो हमारे लिए हो रहा है, हमें एंटरटेन करने के लिए हो रहा है, तो इसीलिए हम एजेंडा सेट करेंगे, हम अप्रिशिएट करेंगे जो भी परफॉर्म कर रहा है, एंड वी विल ऑल्सो पुट अ न्यू रिक्वेस्ट. वी विल चेयर अप दैट पर्सन कि हाँ वी वॉन्ट टू सी यू मोर, लाइक हमें और देखना है आपको, आप ये करो, आप वो करो, ठीक है. वी विल एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम दैट परफॉर्मर, है ना. हैव यू नोटिस दैट म्यूजिशियन परफॉर्म बेटर व्हेन दे नो द ऑडियंस इज नॉलेजेबल एंड अप्रिशिएटिव, है ना. अगर म्यूजिशियन से, अगर कोई परफॉर्मर है जो स्टेज पे परफॉर्म करना है,
they will be more happy, they will be more enthusiastic to perform, just because if they know कि audience मुझे appreciate कर रही है, audience knowledgeable है, audience चाहती है कि मैं और अच्छा करूँ, तो इसीलिए musicians भी और अच्छा करेंगे. So also an educated and vigilant मतलब aware होता है, aware citizenry makes those who play politics more public spirited. तो अगर हम यही वाला एग्जाम्पल यानी म्यूजिक कॉन्सर्ट है इसको पॉलिटिक्स से रिलेट कर लें एंड परफॉर्मर की जगह हम अपनी गवर्नमेंट को रख लें एंड ऑडियंस की जगह हम अपने आप को रख लें एज ए सिटीजन एज पब्लिक. तो जैसे हमने देखा कि अगर परफॉर्मर अपनी ऑडियंस को जानता है कि ऑडियंस नॉलेजेबल है, ऑडियंस अप्रिशिएटिव है, ऑडियंस चाहती है कि मैं और अच्छा करूं, तो परफॉर्मर खुद भी बहुत अच्छा करता है, खुद भी चेयरफुल हो जाता है. वैसे ही हमारी पब्लिक अगर नॉलेजेबल होगी, हमारे सिटीजन्स अगर एजुकेटेड होंगे, अगर विजिलेंट होंगे, अवेयर होंगे, तो गवर्नमेंट खुद ब खुद उससे इंस्पायर होगी एज वेल एज इट विल ऑल्सो ट्राई इट्स बेस्ट टू इंश्योर वट एवर नीड्स एंड एस्पिरेशंस इट कैन फुलफिल ऑफ द सिटीजन्स. एंड दैट इज़ हाउ दे प्ले पॉलिटिक्स मोर पब्लिक स्पिरिटेड. वो लोगों के लिए और करना चाहेंगे क्योंकि पीपल उन्हें ट्रस्ट करेंगे, पीपल नॉलेजेबल है, पीपल उन्हें बोलेंगे कि आप ये करो, आप वो करो, आप ऐसे करो, वैसे करो, जस्ट बिकॉज सिटीजन्स आर मोर अवेयर, है ना. दैट इज द थिंग. ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट तो हमने ये पढ़ लिया. thirdly, freedom, equality, secularism are not abstract issues in our life. They are not just mere abstract issues, है ना. We daily encounter discrimination of various sorts in families, schools, colleges, shopping malls and so on. ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन की बात हम सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल सेंस में नहीं कर सकते. हमारी डेली लाइफ की प्रॉब्लम है. हम कभी कभी बॉयज़ और गर्ल्स में डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल जाता है, कभी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन मिल जाता है कि हाँ इस कास्ट के लोग ऐसे हैं, इस कास्ट के लोग वैसे हैं. एंड कॉलेजेस में कभी हमें स्टूडेंट्स में डिस्क्रिमिनेशन या टीचर्स में डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल जाता है, शॉपिंग मॉल्स एंड सो ऑन. We ourselves have prejudices against people who are different from us. We sometimes have prejudices. Prejudices मतलब पहले से ही हमने opinions बना लिए हैं. हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ आर थिंकिंग. ठीक है, अगेंस्ट पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम अस, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पर हो, चाहे कास्ट के बेसिस हो, जेंडर के बेसिस पर हो, एथनिक बेसिस पर हो, या फिर कुछ भी. Be they of a different caste, religion, gender or class. If we feel oppressed, we want it readdressed, and that if it is delayed, we feel violent revolution is justified. ठीक है, अगर हमें ऐसा कुछ फेस करने का कभी मौका मिलता है, लाइक सम सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, वी जस्ट वांट इट टू बी एड्रेस्ड बाय द गवर्नमेंट, बाय द सोसाइटी, बाय द पीपल, सच दैट हमारे उन लोगों के अगेंस्ट, लाइक उन लोगों के अगेंस्ट जो भी डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट कोई एक्शन ले लिया जा सके. ये किसका काम है? ऑब्वियसली ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज ऑफ अस. इफ दैट इज हैपनिंग टू अस ऑन अ पर्सनल नोट, देन हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उन प्रेजुडिसेस, हम उन डिस्क्रिमिनेशन को एंड करें और अपनी थिंकिंग पे कुछ सुधार लाएं, है ना. वी फील वायलेंट रेवोल्यूशन इज जस्टिफाइड. हमें लगता है कि अगर ऐसा कुछ सम सॉर्ट ऑफ दिस इज हैपनिंग, देन रेवोल्यूशन ही जस्टिफाई होगा, जस्ट बिकॉज पीपल आर नॉट एबल टू चेंज देयर थिंकिंग. तो इसीलिए रेवोल्यूट करना, रेवोल्यूशन करना या फिर chaotic सिचुएशन वंस अगेन क्रिएट करना, मे बी इट्स जस्टिफाइड. इफ वी आर प्रिविलेज्ड, वी डिनाई दैट देयर इज एन ऑपरेशन इवन एज आवर मेड्स एंड सर्वेंट्स स्ट्रगल फॉर डिग्निटी. ठीक है, अगर हम प्रिविलेज्ड हैं तो हमें लगता है कि वी आर प्रिविलेज्ड, वी हैव द मोस्ट डिग्निटी इन दिस वर्ल्ड, बट वी डू नॉट रियलाइज दैट जो भी मेड हैं, जो भी सर्वेंट हैं, हमारे घर में काम करते हैं, दे ऑल्सो हैव देयर डिग्निटी. इट्स नॉट अबाउट स्टेटस ऑलवेज, इट्स अबाउट मिनिमल डिग्निटी. डिग्निटी हमने ऊपर उस वाले चैप्टर में पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में. दैट इज द वे द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन इज बीइंग रिस्पेक्टेड, है ना. Sometimes we even feel that our servants deserve the treatment that they get, है ना. Yes, so this is what political theory does. It encourages us to examine our ideas and feelings. Examine in the sense what? कि अगर देखा जाए तो certain people have just prejudices about certain kinds of people. कि मान लो मेरे से कोई एक person अलग है, ठीक, he or she is different in terms of caste, religion, जेंडर या फिर एथनिसिटी या लैंग्वेज के टर्म्स में डिफरेंट है, या रीजन वाइज डिफरेंट है, या फिर सो ऑन. ठीक है, कुछ भी टर्म्स में वो डिफरेंट है, देन आई मे हैव अ प्री फॉर्म्ड ओपिनियन. मेरे पास पहले से ही ओपिनियन है कि ये तो ऐसा होगा या ये तो ऐसी होगी, बट दिस इज नॉट द वे, राइट. दिस इज हाउ वी कैन नॉट इंट्रोस्पेक्ट पीपल एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स.
एंड दिस इज व्हाट विल हेल्प इन द पॉलिटिकल थ्योरी, है ना. पॉलिटिकल थ्योरी विल हेल्प अस इन दिस ओनली कि वी एग्जामिन, हम इंट्रोस्पेक्ट करें, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करें कि जो भी हमारी आइडियाज़ हैं, फीलिंग्स हैं अबाउट सर्टन थिंग्स, अबाउट सर्टन पीपल, क्या वो वैलिड है, क्या वो लॉजिकल है, क्या वो जस्टिफाइड है. तो यस, दिस इज द थिंग. आई एम सॉरी फॉर दैट कट, गलती से. ओके, अबाउट पॉलिटिकल थिंग्स. पॉलिटिकल थिंग्स इन द सेंस वही those ideals. Just by looking at them more carefully, we become more moderate in our ideas and feelings. हम moderate बन जाते हैं अपनी ideas and feelings को लेकर. At least हमारे अंदर कोई prejudice नहीं होती, हमारे प्री फॉर्म्ड ओपिनियंस नहीं होते हैं किसी भी एक पर्सन को सर्टन वे में देखकर. फाइनली अब देखो नेक्स्ट रीजन आ गया. एज ए स्टूडेंट वी इंजॉय डिबेट्स एंड इलोक्वेशन कॉम्पिटिशन. ऐसे कुछ कॉम्पिटिशन होते हैं ना डिबेट में, जहाँ पे वी जस्ट have to play contrary to the other person's opinions, है ना. we have opinions, है ना, about what is right, what is wrong, what is just, what is unjust, but do not know whether they are reasonable or not. हमें पता तो है, अगर कोई भी हमसे कोई क्वेश्चन पूछ ले या कोई भी आर्ग्यूमेंट हम डिफेंड कर रहे हैं, हमें पता है कि ये जो तुम बोल रहे हो ना, दिस इज राइट, बट कभी कभी ये भी पता होता है कि नहीं, दिस इज अनजस्ट. बट क्यों, वेयर इज दैट क्यों? So we don't know whether they are reasonable or not. Only when we argue with the others, we realize the need to defend them and seek out reasons and arguments. जब तक हम लोगों से बात नहीं करेंगे, जब तक हम लोगों से आर्ग्यू नहीं करेंगे, जब तक हम डिफरेंट लोगों से, विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलेंगे नहीं, तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि कितने सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, कि कितने लोगों के जीवन में कितने सिचुएशंस हो सकती हैं, कितने टाइप के हो सकते हैं पीपल, कितने वेरीफाइड डिसीजंस हो सकते हैं सबके, कितने वेरिड ओपिनियंस हो सकते हैं सबके, तब तक हमको नहीं पता चलेगा, है ना. सो दैट्स हाउ वी सीक आउट रीजंस एंड आर्ग्यूमेंट. तब हमें पता चलता है कि येस, दिस ऑल्सो कैन बी द आर्ग्यूमेंट. सो नाउ वंस अगेन लेट्स सी दैट व्हाट पॉलिटिकल थियोरी डज. सो इट एक्सपोजेज अस टू सिस्टमैटिक थिंकिंग. एक तरह की ऑर्गेनाइज थिंकिंग पर हम लोगों को एक्सपोज देता है, एक्सपोजर देता है कि यस, वी हैव टू डू आवर थिंकिंग इन दिस काइंड ऑफ वे. वी हैव टू नॉट चूज ओनली वन सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटी या फिर वन सॉर्ट ऑफ सेक्शन ऑफ पीपल. वी हैव टू डू कॉस्मोपॉलिटन काइंड ऑफ थिंकिंग, है ना, कि सबको साथ में लेकर चलना. एक तरह का होलिस्टिक अप्रोच हमें लेना पड़ेगा इफ़ वी आर फॉलोइंग द सिस्टमैटिक थिंकिंग अप्रोच, है ना, ऑन जस्टिस या इक्वलिटी या फिर कोई और आइडियल, सो दैट वी कैन पॉलिश आवर ओपिनियंस एंड आर्ग्यू इन एन इन्फॉर्म्ड मैनर एंड फॉर द सेक ऑफ कॉमन इंटरेस्ट. ठीक है, सच दैट वी कैन पॉलिश आवर ओपिनियंस, ताकि हमारे ओपिनियंस और भी वेरीफाइड हो और भी नरिश हो, ताकि हम आर्ग्यू भी करें तो एक इन्फॉर्म्ड मैनर में करें फॉर आर कॉमन इंटरेस्ट. कॉमन इंटरेस्ट की बात हर बार इसीलिए की जा रही है क्योंकि ऑब्वियसली वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी, वी हैव टू डू थिंग्स टुगेदर, वी हैव टू ओ ईच अदर as a citizen, like we have to care for the other people's need and aspirations as well. That is why in order to live peacefully we have to talk about common interests as well. ठीक, such skills of debating rationally हमने बताया था लॉजिकल होता है, and communicating effectively, काफ़ी अच्छे से कम्युनिकेट करना, आर लाइकली टू बी ग्रेट एसेट्स इन द ग्लोबल इंफॉर्मेशनल ऑर्डर. जस्ट बिकॉज यू आर एबल टू थिंक रैशनली, आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाओगे अच्छे से, दूसरा कोई व्यक्ति है वो आपके थॉट्स को सुनेगा, उसके थॉट्स भी शेप होंगे. एंड दिस इज हाउ, बाई हेल्पिंग ईच अदर, बाई ग्रोइंग ourselves as well as by growing opinions of each other, we are able to shape this global informational order जहाँ पे हर कोई व्यक्ति रैशनल होगा, लॉजिकल होगा. ठीक, चलो, ओके, सो दिस इज हाउ वी आर डन विद द एंड ऑफ दिस चैप्टर. काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था. इफ़ यू सी लाइक इस चैप्टर में हमें काफ़ी कॉन्सेप्ट्स देखने को मिले. हमने चीज़ों को एक एंगल से नहीं बट मल्टीपल एंगल से डिनोट किया, डिसाइफर किया, as well as we got to know about so many different meanings of anything. If it's about politics, if it's about theories, if it's about equality, if it's about government, if it's about people, if it's about political theory only, है ना. So I think you enjoyed this chapter and अभी तो बस introduction था, पिक्चर पूरी अभी हमें देखने को मिलेगी in the subsequent chapters. So thank you so much if you made it till here. Comment these emojis down below. I hope you are enjoying line to line explanation. Don't forget to read NCERT after this video. ठीक है, आप जब read करोगे तो आपको खुद ही अच्छा लगेगा कि yes, I have read each and every line.
इन दैट वीडियो, बट अभी मैं फिर से खुद से पढ़ूंगी या पढ़ूंगा सच दैट आई नीड टू grasp the inner meaning once again in my own opinion, है ना. So this, don't forget to share this channel to your friends such that उनकी भी help हो सके. And I hope you are doing all fine. Just take care of yourself, keep learning, keep shining, keep striving, and keep going each and every day. I will see you in the next one. Till then, bye bye and take care. Thank you all.